हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 12 हिंदी का जो बुक है हमारा, उसमें दो खंड है, गद्य खंड और काव्य खंड। और गद्य खंड में जो है टोटल 13 चैप्टर है। तो इन 13 चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है चैप्टर वाइज आज के इस वीडियो में करने वाले हैं, और साथ ही साथ करेंगे हर एक चैप्टर का लेखक परिचय को भी। तो वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो आप लोग वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक और लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट चैप्टर से। और पहला चैप्टर क्या है तो सबको पता होगा, अभी तक तो पता चल ही गया होगा कि बिहार बोर्ड क्लास 12 हिंदी का पहला चैप्टर है हमारा बातचीत। बातचीत आखिर है क्या? निबंध है, कहानी है कि एकांकी है? तो याद रखना है बातचीत जो है वो एक निबंध है, और इस निबंध के लेखक कौन है तो बालकृष्ण भट्ट है। तो याद रखिएगा पहला चैप्टर जो बातचीत है वो निबंध है और उसके लेखक बालकृष्ण भट्ट है। अब बालकृष्ण भट्ट के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, जैसे कि इनका जन्म, मृत्यु, इनका जन्म स्थान। तो बालकृष्ण भट्ट जो है इनका जन्म हुआ था 23 जून 1844 को, और इनकी जो मृत्यु है वो हुई थी 20 जुलाई 1914 को। और इनका जो जन्म है ये हुआ था 23 जून 1844 को, लेकिन हुआ कहाँ पर था तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ था बालकृष्ण भट्ट का। और इनकी माता का नाम था पार्वती देवी। जो बालकृष्ण भट्ट थे इनकी माता का नाम था पार्वती देवी, पिता का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। और इनके जो पिता थे ये पेशे से क्या थे तो याद रखिएगा बालकृष्ण भट्ट के जो पिता थे ये पेशे से एक व्यापारी थे। और बालकृष्ण भट्ट है किस युग के तो ये बालकृष्ण भट्ट जो है भारतेंदु युग के हैं। इतना कुछ आपको याद रखना है बालकृष्ण भट्ट के बारे में। अब इस चैप्टर के पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित है? चार उपन्यास का नाम दिया हुआ, इसमें से आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा उपन्यास जो है ये बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित है। तो 100 अजान एक सुजान जो उपन्यास है ये बालकृष्ण भट्ट के द्वारा ही रचित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले मैला आंचल किसके द्वारा लिखा गया है तो फणेश्वर नाथ रेणु के द्वारा मैला आंचल उपन्यास को लिखा गया था। और गोदान जो है इसके लेखक कौन है तो याद रखिएगा मुंशी प्रेमचंद। और ये दो आपसे पूछ सकता है एग्जाम में, इसलिए बता दें, इसको दोनों को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, नाटक के प्रारंभ में यानी कि शुरू में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? तो नाटक के शुरुआत में होने वाले मंगल पाठ को नांदी पाठ कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, रॉबिन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था? तो रॉबिन क्रूसो जो है उनको 16 वर्षों तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था? ये जो लाइन है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, ये किसने कहा था तो बेन जॉनसन ने कहा था कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि असल बातचीत केवल दो व्यक्तियों में ही हो सकती है। ये जो है ये मत यानी कि ये जो कहना है ये किसका कहना था तो असल बातचीत केवल दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, ये कहना था एडिसन का। किसका कहना था तो एडिसन का कहना था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों में हो सकती है? तो अभी ऊपर देखें अगले ही क्वेश्चन में कि एडिसन के अनुसार जो असल बातचीत है वो केवल दो ही लोगों में हो सकती है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? अगर हमारे मन में कोई भी बात रहती है और हम किसी से बातचीत कर लेते हैं तो हमारा मन कैसा हो जाता है? हल्का हो जाता है और स्वच्छ हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसके न होने से सृष्टि जो है ये गूंगी प्रतीत होगी? अगर वाक शक्ति होगी ही नहीं, वाक शक्ति मतलब होता है बोलने की शक्ति, अगर हमारे पास बोलने की शक्ति होगी ही नहीं तो पूरी सृष्टि क्या होगी? हमें गूंगी ही प्रतीत होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा तो बी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? और यहाँ नहीं, यहाँ पर है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? तो आप पहले तो आप ये समझ लीजिए कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन होता क्या है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे सब्जेक्टिव यानी कि लघुत्तरीय एक प्रश्न में भी पूछा जाएगा कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या होता है। तो बोलने की एक ऐसी कला होती है कि जब आप बोलते हैं ना तो जो आपकी बात सुनता है, सुनने वाले के कान को बहुत ज़्यादा सुख मिलता है, वही होता है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। एक लाइन में बस आपको याद रखना है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है ना एक बोलने की कला है। और क्वेश्चन है हमारा कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? तो याद रखिएगा आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है यूरोप के लोगों में सर्वाधिक यानी सबसे ज़्यादा प्रचलित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है? तो ऊपर ही आपको बता दिए थे कि बालकृष्ण भट्ट जो है ये आधुनिक काल के रचनाकार है, और किस युग से है तो भारतेंदु युग से है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बालकृष्ण भट्ट की रचना जो बातचीत है ये क्या है? तो पहला तो यही लाइन था कि बालकृष्ण भट्ट की जो रचना बातचीत है वो एक ललित निबंध है, यानी कि इससे है निबंध है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार हैं? तो बता ही चुके हैं बालकृष्ण भट्ट जो है ये भारतेंदु युग के निबंधकार हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य की बातचीत करने का सबसे उत्तम तरीका क्या है। मतलब मनुष्य जो है उसके बातचीत करने का सबसे उत्तम तरीका, सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है कि वह अवाक होकर, चुपचाप होकर अपने आप से बातचीत कर ले। आप भी देखते होंगे जब आप परेशान रहते हैं, गुस्सा में रहते हैं, आपके मन में कोई दुखी आपका मन रहता है, तो आप क्या करते हैं, चुपचाप रहते हैं और मन में सोचते हैं, तो उससे आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। यानी किसी और से बातचीत करने से अच्छा आप खुद चुपचाप होकर, अवाक होकर अपने आप से बातचीत कर ले। ये सबसे मनुष्य का उत्तम तरीका है बातचीत करने का। अगला क्वेश्चन करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवाद में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या होता है। तो संवाद में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है आत्मीयता, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। क्या होता है सबसे महत्वपूर्ण, आत्मीयता। अगला क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था बता ही चुके हैं, 23 जून 1844 को। कब हुआ था, 23 जून 1844 को बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संयोगिता स्वयंवर रचना है। तो संयोगिता स्वयंवर जो है ये किसकी रचना है। तो श्रीनिवास दास की रचना है संयोगिता स्वयंवर। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। अब 4 ऑप्शन है और इसमें से आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। तो पहले तो ये देख लेते हैं कि कौन सी रचना जो है ये बालकृष्ण भट्ट की है। नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, सद्भाव का अभाव, ये तीनों जो रचना है ये किसके द्वारा रचित है। तो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा ही रचित है। क्वेश्चन है कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। तो परीक्षा गुरु जो है ये बालकृष्ण भट्ट की रचना नहीं है, यानी कि ऑप्शन में इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है। अब पूछ रहा है कौन सा रचना जो बालकृष्ण भट्ट की है। तो रेल का विकट खेल जो है रचना बालकृष्ण भट्ट की है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकालना शुरू किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका जो था उसको बालकृष्ण भट्ट ने निकालना शुरू किया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हिंदी प्रदीप। अगला क्वेश्चन है, बातचीत किस विद्या की रचना है। तो ये बता ही चुके हैं, बातचीत क्या है, निबंध है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले बताना चाहेंगे, अगर आप लोग अभी तक जो बिहार बोर्ड क्लास 12 हिंदी और इंग्लिश का गेस्ट क्वेश्चन का पीडीएफ है, जिसमें कि हर एक चैप्टर का पूरे बुक से गेस्ट क्वेश्चन बनाया गया है, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उन्हीं सभी प्रश्नों को इस पीडीएफ में ऐड किया गया है। इस पीडीएफ को आप लोग नहीं लिए तो किस तरह से आप लोग इस पीडीएफ को ले सकते हैं। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे इस पीडीएफ को ले चुके हैं पहले से, तो जो भी बच्चे पहले से इस पीडीएफ को ले चुके हैं, वीडियो को थोड़ा स्किप करके थोड़ा आगे से देख लीजिएगा। जो भी बच्चे अभी तक इस पीडीएफ को नहीं लिए उनको बता दें कि ये पीडीएफ में आपको क्या क्या मिलेगा और किस तरह से आप लोग इस पीडीएफ को ले सकते हैं। इसमें मिलेगा क्या क्या, तो जैसे हिंदी में बात कर ले तो अभी आपको ऊपर ही बताए थे कि हिंदी में 2 खंड है, एक है गद्य खंड और एक है काव्य खंड। तो गद्य खंड जो है उसमें भी 13 चैप्टर हैं और जो आपका काव्य खंड है उसमें भी 13 चैप्टर है। तो हिंदी में टोटल आपके चैप्टर हो गए 26। तो 26 चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है चैप्टर वाइज, वो सारा का सारा इस पीडीएफ में ऐड कर दिया गया है। सेकंड पीडीएफ में सेम उसी तरह से जो भी जितने भी चैप्टर हैं 26 चैप्टर, 26 चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव में लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए, सारा का सारा प्रश्न जो है इस पीडीएफ में ऐड कर दिया गया। और इसके साथ आपको मिलेगा पिछले 12 से 14 साल में जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो आपको आंसर के साथ मिल जाएगा। और सेम इसी तरह से आपको इंग्लिश में भी वीवीआई इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, प्रोज सेक्शन, पोएट्री सेक्शन, जितने भी चैप्टर हैं हर एक चैप्टर का आपको देखने को मिल जाएगा। और साथ ही साथ आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिलेगा। इंग्लिश में स्टोरी ऑफ इंग्लिश से भी क्वेश्चन आता है, उसका भी आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। स्टोरी ऑफ इंग्लिश का सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिल जाएगा, पीवाईक्यू भी मिल जाएगा, यानी कि पिछले साल में जो भी प्रश्न पूछे गए वो सारा कुछ आपको मिल जाएगा। और इतना कुछ जो आपको मिल रहा है ये मिल रहा है केवल और केवल आप लोगों को 30 रुपीज़ में, यानी कि 30 रुपये में। अब पे कैसे करना है और लेना कैसे है, तो ये नंबर है 7903820891। इस नंबर पे आप लोगों को क्या करना है, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम किसी भी माध्यम से केवल और केवल 30 रुपये पे कर देना। और पे करके स्क्रीनशॉट ले करके आप लोगों को इसी नंबर से, जो व्हाट्सएप है ना, इस नंबर से व्हाट्सएप, इसी व्हाट्सएप पर आपको स्क्रीनशॉट को भेज देना है जो आप पे कीजिएगा। और बस एक छोटा सा मैसेज कर देना है हिंदी और इंग्लिश, जिससे ये पता चल जाए कि आपको हिंदी और इंग्लिश का पीडीएफ चाहिए। समझ गए। जैसे आप पे करके स्क्रीनशॉट भेजोगे, सब्जेक्ट का नाम बताओगे हिंदी और इंग्लिश, आपको जो पीडीएफ है वो मिल जाएगा। और इस पीडीएफ को अगर आप लोग अच्छे से कर लेते हैं तो आपसे एग्जाम में एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। आपके बुक से जो भी क्वेश्चन आएगा उसका 99% क्वेश्चन आप लोगों को इसी पीडीएफ से देखने को मिल जाएगा। क्यों ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि अब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कहाँ से, तो जो आपका हिंदी का बुक है, इंग्लिश का बुक है, वहीं से आएगा ना। और हिंदी के बुक से या इंग्लिश के बुक से किसी चैप्टर से आएगा। और हर एक चैप्टर का जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सारा कुछ इस पीडीएफ में ऐड कर दिया गया। जैसे कि हिंदी में 100% व्याख्या वाला क्वेश्चन भी आता है, तो वो सारा इंपॉर्टेंट प्रश्न इस पीडीएफ में ऐड कर दिया गया। अगर इसको अच्छे से आप कर लेते हैं तो आपसे एग्जाम में एक भी प्रश्न हिंदी और इंग्लिश में छूटने वाला नहीं है। तो ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे इस पीडीएफ को ले ही चुके हैं। जो भी बच्चे बचे हुए हैं अभी तक नहीं लिए इस पीडीएफ को, केवल और केवल आप लोग 30 रुपये पे करके इस पीडीएफ को ले सकते हैं। समझ गए। चलिए बातें अपने अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा,
रॉबिन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी? तो रॉबिन क्रूसो जो था वो 16 वर्षों के उपरांत यानी कि 16 वर्षों के बाद फ्राइडे के मुंह से एक बात सुनी थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं, यानी कि बातचीत शीर्षक निबंध जो है इसके निबंधकार कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट जो है ये बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? तो बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट जो है ये बातचीत करने की शैली को बतलाना चाहते हैं, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा था? तो रामचंद्र शुक्ल जो थे इन्होंने भट्ट जी को अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा था, रामचंद्र शुक्ल ने, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अब आप बताइए, ये इतना सब क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपसे चैप्टर फर्स्ट का एक भी क्वेश्चन छूटने वाला है। और अगला क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान ऊपर बता दिए थे, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किए थे? ये भी बता चुके हैं, हिंदी प्रदीप नामक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक जो मासिक पत्रिका था वो निकालना कब शुरू किया था, कब आरंभ किया था? 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। तो 1877 यानी कि 1877 में बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका जो था उसको निकालना शुरू किया था। ऑप्शन ए हो जाएगा 1877। अगला क्वेश्चन है, कौन सी रचना, यहाँ पर रचना लिखा है लेकिन यहाँ पर क्या होगा रचना, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित नहीं है? कौन सी रचना नहीं है? पद्मावती है ही बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित, वेनी सहार भी है, मेघनाथ भी, बद्वी भी है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मेघदूतम जो है ये बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित नहीं है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वो भाप निकल जाता है, कैसे? देखिए, बातचीत शीर्षक जो निबंध है उसके अनुसार आपको बताना है, वो जो पढ़ लीजिएगा उस पढ़ने के बाद आपको बताना है कि निबंध के अनुसार बताना है कि जो कुछ मवाद या धुआं यानी जो भी बात हमारे अंदर जमा रहता है, जो भी गुस्सा रहता है, जो भी खुशी रहती है, वो भाप बनकर कैसे निकल जाता है बाहर? तो बातचीत के जरिए से देखिए, अगर हम गुस्सा रहते हैं तो किसी से लड़ाई होता है, हम पूरा गुस्सा उस पर निकाल देते हैं, खुशी रहते हैं तो किसी को अपना खुशी का बात, पूरा मन का बात बता देते हैं, यानी बातचीत के जरिए ना। तो बातचीत के जरिए जो कुछ भी मवाद या धुआं जमा रहता है हमारे अंदर वो क्या हो जाता है? निकल जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या? अरे ये तो क्या भी कितना बार बता चुके हैं, ललित निबंध है, यानी कि यहाँ 30 क्वेश्चन आपको बताएं, चैप्टर फर्स्ट यहाँ पर हो जाता है आपका कंप्लीट। अब आप खुद सोच के बताइए कि इसके बाहर से एक भी क्वेश्चन रह सकता है? नहीं रह सकता ना, जितना क्वेश्चन आएगा सारा का सारा क्वेश्चन यहीं से रहेगा, और सेम इसी तरह से जितना चैप्टर है सभी का इसी तरह से आपको मिल जाएगा, समझ गए? PDF जो आपको बताएं उसमें सेम इसी तरह से रहेगा। अब करते हैं चैप्टर 2 के क्वेश्चन को स्टार्ट। उससे पहले चैप्टर 2 के जो लेखक कौन है? तो चंद्र शर्मा गुलेरिया। और चैप्टर 2 क्या है हमारा? तो सबको पता होगा, चैप्टर 2 है उसने कहा था। उसने कहा था सबको पता है क्या है? तो एक कहानी है। इस कहानी के लेखक चंद्र शर्मा गुलेरी। चंद्र शर्मा गुलेरी का जन्म 7 जुलाई 1883 को, मृत्यु 12 सितंबर 1922 को। समझ गए? चंद्र शर्मा गुलेरी का जन्म स्थान कहाँ है? तो चंद्र शर्मा गुलेरी का जो जन्म हुआ था, तो चंद्र शर्मा गुलेरी का जन्म हुआ था जयपुर राजस्थान में। और इनके पिता का क्या नाम था? तो पंडित शिवराम चंद्र शर्मा गुलेरी के पिता का नाम था। ये किस युग के हैं? तो चंद्र शर्मा गुलेरी जो है ये द्विवेदी युग के हैं और 20वीं सदी के हैं। बस एक चीज़ यहाँ पर छूट रहा है, अब पूछिएगा क्या छूट रहा है? तो चंद्र शर्मा गुलेरी का मूल निवास कहाँ का था, यानी कि रहने वाले जन्म स्थान, यानी कि जन्म तो हुआ था जयपुर राजस्थान में, लेकिन ये रहने वाले थे गुलेर नामक ग्राम। गुलेर इनके गाँव का नाम था, जो कि कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, समझ गए? याद रखिएगा। तो चैप्टर 2 के बारे में थोड़ा सा इतना लेखक के बारे में समझ गए। अब यहाँ से क्या शुरू कर लेते हैं? तो क्वेश्चन को शुरू कर लेते हैं, समझ गए? तो इसका पहला ही क्वेश्चन है हमारा, इस सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी थी? सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ पर दी थी? तो लाईपुर में दी थी। ऑप्शन में इसका डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सरकार ने सूबेदार को जमीन लाईपुर में दी थी। अगला क्वेश्चन है, गुलेर जी का जन्म कहाँ हुआ था? अभी बताए हैं क्या? कांगड़ा, जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, गुलेर नामक ग्राम में, वहाँ पर जन्म हुआ था। गुलेर जन्म नहीं, सॉरी मूल निवास नहीं, यहाँ पर तो जन्म पूछा, तो जयपुर राजस्थान में हुआ था। तो गुलेर जी का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो जयपुर राजस्थान में। और इनका जो मूल निवास था वो है कांगड़ा हिमाचल प्रदेश, रहने वाले थे कांगड़ा हिमाचल प्रदेश के, लेकिन जन्म हुआ था जयपुर राजस्थान में। अगला प्रश्न है हमारा, सुखमय जीवन किसकी रचना है? तो सुखमय जीवन जो है ये रचना है चंद्र शर्मा गुलेरी। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। और अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले तो सुखमय जीवन जो है ये चंद्र शर्मा गुलेरी के द्वारा कब लिखा गया था? तो क्या बताइएगा? 1911 में लिखा गया था सुखमय जीवन चंद्र शर्मा गुलेरी के द्वारा। अगला क्वेश्चन करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई थी? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कब प्रकाशित हुई थी? 1915 में प्रकाशित हुई थी उसने कहा था कहानी, जो कि चंद्र शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखी गई थी। अगला प्रश्न है हमारा, कछुआ धर्म किसकी कृति है? तो कछुआ धर्म जो है ये चंद्र शर्मा गुलेरी की ही कृति है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है पुरानी हिंदी रचना, यानी ये पुरानी हिंदी जो है किसकी रचना है, तो चंद्र शर्मा गुलेरी की ही रचना है पुरानी हिंदी। देखिए अभी तो आपको पता चल रहा होगा कि चैप्टर 2 की बात चल रही है, चैप्टर 2 के लेखक उसने कहा था कि लेखक है चंद्र शर्मा गुलेरी, तो उनके बारे में ही बात होगी ना, तो इससे आप अंदाजा लगा लेंगे कि पुरानी हिंदी के रचनाकार कौन है, चंद्र शर्मा गुलेरी। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन तो नहीं रहेगा, एग्जाम में तो क्वेश्चन मिक्स टाइप का रहेगा, इसलिए अच्छे से याद रखना है, समझिए ना। यहाँ पर आपको लग रहा है ये तो ईजी है, बता देंगे चंद्र शर्मा गुलेरी, लेकिन एग्जाम में तो याद रखना पड़ेगा, इसलिए याद रखिएगा, समझ गए। पीडीएफ जो ऊपर आपको बताया उसको लेकर के उसको बार बार रिवीजन करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है। सिंपल सा क्वेश्चन है, कौन सा निबंध है 4 निबंध में से जो कि चंद्र शर्मा गुलेरी के द्वारा रचित नहीं है, तो देख लेते हैं। पहला है देवान प्रिय, चंद्र शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखा गया था। पुरानी हिंदी भी चंद्र शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखा गया था, लेकिन मजदूरी और प्रेम ये चंद्र शर्मा गुलेरी के द्वारा नहीं लिखा गया था, यानी कौन सा निबंध जो है वो गुलेरी रचित नहीं है, तो मजदूरी और प्रेम। अगला क्वेश्चन है हमारा, कुरमाई का क्या अर्थ होता है। ये क्वेश्चन तो कितनी बार पूछा जा चुका है, 2022 में पूछा गया था ये क्वेश्चन, साइंस वाले में पूछा गया था, 2022 के साइंस वाला में ये प्रश्न पूछा गया था। कुरमाई का क्या अर्थ होता है, तो कुरमाई का अर्थ होता है मंगनी करना, समझ गया। वो जो लहना सिंह रहता है वो लड़की से बार बार क्या पूछ लेता है, सिख लड़की से, तुम्हारी कुरमाई हो गई, तुम्हारी कुरमाई हो गई, समझ ही गए होंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन है, बोधा सिंह कौन था, तो बोधा सिंह कौन था, तो बोधा सिंह था सूबेदार हजारा सिंह का बेटा। लहना सिंह जो मामा के यहाँ जाता है, वहाँ पर जो बचपन में जिस लड़की से मिलता है और उस लड़की की जो बड़ी होती है लड़की और शादी हो जाता है, तो सूबेदार हजारा सिंह से, यानी जो लड़की रहती है सिख लड़की और सूबेदार हजारा सिंह, इस दोनों का बेटा कौन होता है, तो बोधा सिंह, समझ गए। या सिंपल में याद रखिएगा, सूबेदार हजारा सिंह का बेटा, और सूबेदार हजारा सिंह की पत्नी वही रहती है जो लड़की बचपन में लहना सिंह से मिली रहती है, सिख लड़की, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है हमारा, चंद्र शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है। ये तो बोलने की जरूरत नहीं है, समझ ही गए होंगे, उसने कहा था। लेकिन यहाँ पर अगर आपसे पूछ ले जूठन के लेखक कौन है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि है। रोज कहानी के लेखक कौन है, तो सचिदानंद हीरानंद वात्सल अज्ञे हैं। त्रिच कहानी के लेखक कौन है, तो उदय प्रकाश है, सबको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण किया गया, तो उसने कहा था कहानी जो है इसमें जो लहना सिंह रहता है वो अपने मामा के यहाँ जाता है, कहाँ पे, तो अमृतसर में, समझ गए। तो अमृतसर का शहर का चित्रण किया गया, उसने कहा था कहानी में। अगला क्वेश्चन है, लहना सिंह के गांव का क्या नाम होता है, तो माझे नाम होता है लहना सिंह के गांव का, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लहना सिंह किस पद पर था, तो लहना सिंह जो था ये था जमादार के पद पर, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, लहना सिंह जमादार के पोस्ट पर था। अगला क्वेश्चन है, लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी। लास्ट में आप लोग जानते ही होंगे, कहानी अगर पढ़े होंगे तो, लहना सिंह की जो मृत्यु थी उस समय लहना सिंह का जो गोद था वो वजीरा सिंह की, लहना सिंह का जो सर था वो वजीरा सिंह की गोद में था, समझ गए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पलटन का विदूषक कौन था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था, पलटन का विदूषक कौन था। वजीरा सिंह जो था ये पलटन का विदूषक था, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम, अभी ऊपर देख चुके हैं, बोधा सिंह का, बोधा सिंह किसका लड़का था, तो वो था बोधा सिंह सूबेदार हजारा सिंह का, और उसी क्वेश्चन को उल्टा कर दिया कि सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम, तो बोधा सिंह ये होगा ना, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था, तो भारतीय सिपाही जो थे उनका संघर्ष हुआ था जर्मनों के साथ, जर्मनी के साथ हुआ था भारतीय सिपाहियों का संघर्ष, समझ गए, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जर्मन लप्टन को किसने मार गिराया। जर्मन लप्टन जो था उसको किसने मार गिराया था, तो जर्मन लप्टन को जो है लहना सिंह ने मार गिराया था, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिख राइफल के जमादार लहना सिंह का नंबर कितना था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखेंगे, 77 था सिख राइफल के जमादार लहना सिंह का नंबर। कौन सी कहानी चंद्र शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है, क्या पूछ रहा है, नहीं है। तो कफन जो है ये किसके द्वारा लिखा गया था, तो कफन लिखा गया था मुंशी प्रेमचंद के द्वारा। सुखमय जीवन चंद्र शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखा गया था। बुद्ध का कांटा चंद्र शर्मा गुलेरी, उसने कहा था चंद्र शर्मा गुलेरी। सुखमय जीवन पूछेगा कब लिखा गया था, तो 1911 में लिखा गया था। बुद्ध का कांटा कब लिखा गया था, तो ये भी लिखा गया था 1911 में। उसने कहा था कब लिखा गया था, तो 1915 में, समझ गए। ये सबको अच्छे से याद रखेगा, कफन लिखा गया था मुंशी प्रेमचंद के द्वारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, गुलेर जी किस गांव के मूल निवासी थे। ऊपर में आपको बता दिए थे गुलेर जी जो थे किस गांव के मूल निवासी थे, तो गुलेर नामक गांव जो कि कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में पड़ता है वहां के मूल निवासी थे। उसने कहा था कहानी के कहानीकार, बोलने की कोई जरूरत तो होगी नहीं क्योंकि आपको पता ही होगा चंद्र शर्मा गुलेरी है। अगला क्वेश्चन है, चंद्र शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं। ये भी आपको ऊपर में बता चुके हैं ना, द्विवेदी युग के 20वीं सदी के चंद्र शर्मा गुलेरी जो है एक कहानीकार है। उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है, तो उसने कहा था कहानी जो है 5 भागों में बटी हुई है, समझ गए। तो 5 भागों में, और आपसे पूछे जाए कि कहानी के जो 5 भागों में बटी है उसमें किस किस भाग में युद्ध का वर्णन किया गया, तो याद रखिएगा दूसरा, तीसरा और चौथा भाग में, कहानी के दूसरा, तीसरा और चौथा भाग में युद्ध का वर्णन किया गया है।
अगला क्वेश्चन है हमारा, चंद्र शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? बता चुके हैं ना, बताइए आप लोग चंद्र शर्मा गुलेरी का जन्म। तो 7 जुलाई 1883, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लाना सिंह किस कहानी का पात्र है? तो लाना सिंह आपको पता ही होगा, उसने कहा था कहानी का पात्र है। ये सब तो आपको पता ही होगा, सिंपल क्वेश्चन है। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आपको बता देते 2016 में आ चुका है, 2014 में आ चुका है लगातार। तो उसने कहा था जो है चरित्र प्रधान कहानी है, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए ही होगा, चरित्र प्रधान, क्रम प्रधान नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, पुरानी हिंदी रचना किसकी है? तो पुरानी हिंदी रचना जो है ये चंद्र शर्मा गुलेरी की है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। और इसके बाद और एक और चीज़ आपको बता दें, वैसे चरित्र प्रधान बता दिए, लेकिन कहीं पर अगर आपको ऑप्शन मिल जाए कि चरित्र और कर्म प्रधान, और यहाँ पर है ऑप्शन में सी दोनों, तो दोनों आप लगा सकते हैं, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। और अगला क्वेश्चन है, पुरानी हिंदी रचना किसकी है? तो बता ही दिए, चंद्र शर्मा गुलेरी की रचना है पुरानी हिंदी। अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है हमारा, कीरत सिंह कौन था? अब कीरत सिंह कौन आ गया? ये नया बंदा, तो आप कहानी पढ़ेंगे तो पता होगा, कीरत सिंह जो था ये लाना सिंह का भतीजा था, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बचपन में लाना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न पूछता था? तो यही पूछता था, लड़की से बार बार पूछता था लाना सिंह, तेरी कुर्माई हो गई, तेरी कुर्माई हो गई, यानी कि तेरी सगाई हो गई, तेरी सगाई हो गई। लड़की कौन सा जवाब देती थी? तो लड़की कहती थी धत, और चली जाती थी, समझ गए। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता और बिना लड़े सिपाही, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। यह पंक्ति किस कहानी से? तो यहाँ पर तो आप हमको बता ही दीजिएगा कि ये उसने कहा था कहानी से लिया गया लाइन को, लेकिन जैसे एग्जाम में जाएगा क्वेश्चन मिक्स टाइप का रहेगा, भूल जाएगा। तो याद रखना है, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, तो किस कहानी का है? उसने कहा था कहानी का है। कौन सी कहानी चंद्र शर्मा गुलेरी की नहीं है? कितना बार ये सब तो देख चुके हैं। सुखमय जीवन चंद्र शर्मा गुलेरी की कहानी है। बुद्ध का कांटा चंद्र शर्मा गुलेरी, उसने कहा था चंद्र शर्मा गुलेरी। तिरिच उदय प्रकाश, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। तिरिच जो है ये चंद्र शर्मा गुलेरी की कहानी नहीं है। अगला क्वेश्चन, लप्टन साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहता है? तो लप्टन साहब जो होते हैं वो सूबेदार को 10 आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहता है। अगला क्वेश्चन, अमृतसर में लाना सिंह के कौन थे? ऊपर कई बार बता चुके हैं, अमृतसर में लाना सिंह के मामा रहते हैं, वहाँ अपने मामा से मिलने जाते हैं, वहीं पर उसके लड़की से मुलाकात होती है जो सिख लड़की रहती है। अगला क्वेश्चन, लाना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? तो लाना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए वजीरा सिंह को भेजता है, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सूबेदारनी ने अपने पति या पुत्र से रक्षा करने के लिए किससे कहा था? तो लाना सिंह को कहा था, समझ गए। सूबेदारनी जो रहती है जो कि सिख, देखिए सिंपल सा क्वेश्चन, लाना सिंह अपने मामा यहाँ जाता है बचपन में, वहाँ पर उसको एक लड़की मिलती है, लड़की से बातचीत होता है, फिर लड़की बोलती है मेरी कुर्माई होगी, लाना सिंह अपने घर, लड़की अपने घर। आज बहुत सालों बाद लाना सिंह जो है वो जो है जमादार के पोस्ट पर रहता है, और उसके जो सीनियर रहते हैं उसके यहाँ जाता है, वहीं पर उस लड़की से मुलाकात होता है। तो देखता रहे ये तो वही लड़की जिसे कई सालों पहले बचपन में लेते, वो जो लड़की रहती है वो आज तो सूबेदारनी बन जाती है। तो वही सूबेदारनी कहती है कि तुम मेरे पति और मेरे बेटे की रक्षा करना युद्ध जब भी हो। तो सिंपल सा कहानी था, समझ गए ना। तो सूबेदारनी अपने पति और पुत्र की रक्षा करने के लिए किससे कहता है? तो लाना सिंह से कहता है। और आपसे पूछा जाए कि कहानी का नायक कौन है, उसने कहा था कहानी का नायक कौन है? तो लाना सिंह। मेन पात्र यही लाना सिंह है, ये सब तो सपोर्टिंग पात्र है, समझ गए। इस पर एक मूवी भी बन चुकी है, यूट्यूब पर आप होगा देख सकते हैं। लाना सिंह जो उसने कहा था, इसका एक मूवी भी है, बन चुका है, जिसके मूवी के जो डायरेक्टर थे, फिल्मकार थे, उनका नाम था विमल राय। और अगला क्वेश्चन, विमल कभी कभी पूछ भी सकता है शायद कि जो प्रसिद्ध फिल्म इस कहानी पर बन चुकी है उसके डायरेक्टर कौन थे? तो विमल राय। और जब आप लोग अब लेखक परिचय उल्टाइएगा तो उसका पेज नंबर 19, हाँ 19 पेज नंबर में आप लोग देखिएगा, सेकंड जो पेज होगा, फर्स्ट पेज जो होगा उसमें चंद्र शर्मा गुलेरी के बारे में होगा, और 19 नंबर पेज जो होगा उसमें देखिएगा चंद्र शर्मा गुलेरी का जो लेखक परिचय उसमें विमल राय लिखा होगा, डायरेक्टर का नाम भी। तो अब अगला क्वेश्चन करते हैं। और अगला क्वेश्चन है, लाना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? ऊपर देख चुके हैं, लाना सिंह का सिर जो है कोई वजीरा सिंह अपनी गोद में लेकर बैठा था, ऑप्शन सी हो जाएगा। लाना सिंह के मामा कहाँ रहने वाले थे? सेम क्वेश्चन को बार बार घुमा रहा है, अमृतसर के रहने वाले थे। अगला क्वेश्चन, और यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है हमारा क्या? तो चैप्टर 2 कंप्लीट। अब बताइए चैप्टर 2 तक में कहीं से कोई प्रश्न पूछेगा तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं आने वाला आप लोगों को, समझ गए। अब चैप्टर 3 शुरू कर लेते हैं। और चैप्टर 3 क्या हमारा? तो चैप्टर 3 है हमारा संपूर्ण क्रांति। थोड़ा सा संपूर्ण क्रांति के बारे में आपको बता दें, क्योंकि चैप्टर से पहले अगर थोड़ा चैप्टर के बारे में हमें पता हो ना कि उसमें क्या पढ़ने वाले हैं तो थोड़ा सा हमें आसानी होती है। तो सिंपल सा समझिए कि चैप्टर 3 का नाम है संपूर्ण क्रांति, और एक भाषण है। तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा भाषण दिया गया था, और कहाँ पर दिया गया था? तो 5 जून को दिया गया था। और कहाँ पर? तो अपना पटना में ही दिया गया था, और जो कि दिया गया था 5 जून 1974
1974 को, समझ गए। उस समय दिया गया था जयप्रकाश नारायण के द्वारा। और ये भाषण बहुत बड़ा था, उतना भाषण का पूरा जो बात बोले थे वो पूरा बात तो नहीं लिखा हुआ इस चैप्टर में, लेकिन उसका एक थोड़ा सा अंश होता है, यानी कि कोई कुछ पूरा एक आप भाषण बोला, उसका कोई बात अच्छा लगा तो उस बात को आप कहीं किसी के सामने बोलते हैं, कहीं कोई लिखता है, तो वैसे उस पूरा भाषण का जो थोड़ा सा अंश था ना, उसी को इसमें लिया गया है, समझ गए, इस चैप्टर में लिया गया। तो थोड़ा समझ गया कि क्या चैप्टर में पढ़ना है, क्या किसके बारे में क्वेश्चन रहेगा। अब देख लेते हैं जयप्रकाश नारायण के बारे में। तो ये तो समझ के संपूर्ण क्रांति क्या है, तो भाषण है। तो जयप्रकाश नारायण जो है, इनका जन्म 11 अक्टूबर 1902 को, मृत्यु 8 अक्टूबर 1979 को। जन्म स्थान की बात करें तो सीताब दियारा गांव में हुआ था, जो कि उत्तर प्रदेश के बलिया और बिहार के सारण जिले में फैला हुआ है। ये जो सीताब दियारा गांव है, ये उत्तर प्रदेश के बलिया से लेकर के बिहार के सारण जिले में फैला हुआ है। उसके बाद माता की बात करें तो जयप्रकाश नारायण की माता का नाम था फूलन रानी देवी, और इनके पिता का नाम क्या था, तो जयप्रकाश नारायण के पिता का नाम क्या था, तो हर्षु दयाल था, ऑप्शन इसका हर्षु दयाल। पुकार का नाम की बात करें, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे उसमें भी पूछा जाता है कि लोकनायक के नाम से कौन प्रसिद्ध थे, तो जयप्रकाश नारायण जो थे बड़े होने पर लोकनायक के नाम से प्रसिद्ध हो गए थे, लेकिन बचपन में इनका नाम क्या था, बाउल था। यानी देखिए किसी का क्या होता है कि नाम तो होता है, मान लीजिए इनका नाम जयप्रकाश नारायण था, लेकिन बचपन में इनको प्यार से लोग क्या कहते थे, तो बाउल कहते थे, और जब ये बड़े हो गए तो लोकनायक के नाम से ये प्रसिद्ध हो गए थे, समझ गए। पत्नी की बात करें तो पत्नी जो थी इनकी वो थी प्रभावती देवी, जो कि प्रसिद्ध गांधीवादी ब्रज किशोर की पुत्री थी। 2021 में क्वेश्चन कैसे पूछा गया था कि जयप्रकाश नारायण के जो पत्नी थी उनके पिता का नाम क्या था, बताइए। इतना घुमा के पूछ लेगा तो हम भी घुमा के आपको बताएंगे और आपको याद करवाएंगे, इसलिए याद रखिएगा। ब्रज किशोर की पुत्री थी प्रभावती देवी, और प्रभावती देवी किसकी पत्नी थी, तो जयप्रकाश नारायण की। किस शताब्दी के थे, तो 20वीं शताब्दी के थे। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं ना, तो चलिए अब शुरू कर लेते हैं यहाँ से क्वेश्चन को, चैप्टर 3 के क्वेश्चन को, समझ गए। चलिए तो क्वेश्चन है हमारा जयप्रकाश नारायण का जन्म। तो जन्म तो आपको बता दिए कब है, तो 11 अक्टूबर 1902 को। ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन में इसका ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, और अगला क्वेश्चन है हमारा जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या बताए थे आपको, प्रभावती देवी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किसकी पुत्री, ब्रज किशोर प्रसाद की पुत्री थी प्रभावती देवी। अगला क्वेश्चन रिस्ट्रिक्शंस ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है, पूछा जाएगा। रिस्ट्रिक्शंस ऑफ इंडियन पॉलिटी जो है ये किसकी रचना है, तो जयप्रकाश नारायण की रचना है रिस्ट्रिक्शंस ऑफ इंडियन पॉलिटी, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था। तो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी जो है इसका गठन हुआ था 1952, 1952 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब दी गई थी। तो जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की जो उपाधि है ये 1998 यानी कि 1998 में जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि दी गई थी। अगला क्वेश्चन उर्वशी किसकी रचना है। तो उर्वशी जो है ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है माटी की मूर्ति रचना किसकी है। तो माटी की मूर्ति जो रचना है ये रचना है रामवृक्ष बेनीपुरी की, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दिनकर जी किसके लिए प्रसिद्ध थे। तो दिनकर जी जो थे साहित्यिक रचना के लिए प्रसिद्ध थे। अभी चैप्टर 3 के बाद चैप्टर 4 दिनकर जी का ही आने वाला है, अर्धनारीश्वर जो कि निबंध है। और अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, तो 77 नंबर क्वेश्चन है हमारा जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती थी। क्या ऊपर बताए थे आपको, लोकनायक के नाम से, लोक के नायक नाम से जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता याद करती थी। अगला क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कब और कहाँ दिया था। सबसे पहले ऊपर आपको क्या बताए थे, पटना के गांधी मैदान में 5 जून 1974 को जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण दिया था, जिसमें कि लाखों की भीड़ लगी थी। लोग एकदम मंत्रमुग्ध होकर, मंत्रमुग्ध जो कहते हैं वो होकर सुन रहे थे आराम से भाषण। इतना ज़्यादा भीड़ आया था उस समय में, सोच सकते हैं 1974 में बहुत ज़्यादा भीड़ हुई थी, जबकि आज के ज़माने के जैसे सोशल मीडिया और कुछ नहीं था, अखबार के द्वारा ही सबको पता चला था भाषण होने वाला और सब लोग पहुँचे थे। तो अगला प्रश्न है हमारा जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम बताएं ना, बाउल, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो जयप्रकाश नारायण जो थे क्या ऊपर पढ़े थे, 1974 में किया था, 5 जून 1974 को तो भाषण दिया था, लेकिन उसी समय में छात्र आंदोलन का ये नेतृत्व भी किए थे। छात्र आंदोलन हुआ था, उसका नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो जयप्रकाश नारायण थे। जयप्रकाश नारायण के पिता का नाम क्या बताए थे ऊपर, दीनदयाल, हर्षुदयाल, रामदयाल कि सर्वेश दयाल। तो हर्षुदयाल जयप्रकाश नारायण के पिताजी थे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्य में है। तो दल विहीन लोकतंत्र जो है ये मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद के मुख्य उद्देश्यों में है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था। ऊपर आपको बता चुके हैं सीताब दियारा गांव में, जो कि उत्तर प्रदेश के बलिया और बिहार के सारण जिले में फैला हुआ है। यहाँ पर जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ था।
चलिए अगला क्वेश्चन हाँ अगला क्वेश्चन है, ये तो बोलने की जरूरत कुछ नहीं है मुझे। संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है, पता है, जयप्रकाश नारायण। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा अभी न जाने कितने मील इस देश की जनता को जाना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। ये लाइन बोला था जवाहरलाल नेहरू ने, न कि जयप्रकाश नारायण ने। यहाँ पर तो जयप्रकाश नारायण ऑप्शन में भी नहीं है, लेकिन एग्जामिनर जो है अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन देगा तो ये फिक्स है कि वो ऑप्शन में जयप्रकाश नारायण भी देगा और आप कंफ्यूज हो जाए इसलिए। लेकिन आपको कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि आप पढ़े होंगे। तो याद रखना है, अभी न जाने कितने मील इस देश की जनता को जाना है, किसने कहा था, तो जवाहरलाल नेहरू ने। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस अस्पताल में दिनकर जी का निधन हुआ था। तो दिनकर जी का निधन हुआ था बिल्डिंग के नर्सिंग होम में। तो बिल्डिंग के नर्सिंग होम में रामधारी सिंह दिनकर जो थे उनका निधन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया था। तो जयप्रकाश नारायण जो थे उनको अमेरिका का दलाल कहा गया था। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले जो डॉक्टर थे, जयप्रकाश नारायण की जब स्वास्थ्य बिगड़ी थी और स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले जो डॉक्टर थे उन डॉक्टर का नाम क्या था। बताइए, इतना डीपली क्वेश्चन पूछेगा और इसी तरह से पूछता भी है। तो डॉक्टर रहमान उस डॉक्टर का नाम था। अगला क्वेश्चन है हमारा, जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली थी। तो जयप्रकाश नारायण जो थे उनको स्वामी सत्यदेव का भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली थी। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, फ्री प्रेस के मालिक कौन थे। फ्री प्रेस जो अखबार का प्रेस था उसके मालिक का नाम क्या था। तो उसके मालिक का नाम था सदानंद जी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जितना क्वेश्चन करवा रहे हैं सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो अभी तो आप लोग समझ जाएंगे लेकिन बाद में भूल जाएंगे। पीडीएफ आपको ऊपर बता दें, उस पीडीएफ को लीजिएगा और उसको बार बार रिविजन करते रहिएगा। इतना कर लिए, कोई कुछ गेस्ट पेपर बुक क्वेश्चन बैंक पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इसी से आपका काम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है। तो ब्रेन ऑफ बॉम्बे जो है ये उमा शंकर दीक्षित को कहा जाता है, ब्रेन ऑफ बॉम्बे। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की परीक्षा कहाँ से पास की थी। तो जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की जो परीक्षा है वो पटना कॉलेज से पास किया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। तो लेनिन की जो मृत्यु है ये 1924 में हुई थी। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी, तो 1924 में। और अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि जयप्रकाश नारायण जो थे वो मार्क्सवादी कब बने थे, तो 1924 में लेनिन की मृत्यु भी हुई थी और 1924 में ही जयप्रकाश नारायण जो थे, जयप्रकाश जी जो थे वो मार्क्सवादी बने थे। दोनों का डेट सेम है, कन्फ्यूज नहीं होना है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फणेश्वर नाथ रेणु की पुस्तक। तो फणेश्वर नाथ रेणु जो है उनकी पुस्तक का नाम है मैला आंचल। मैला आंचल किसकी पुस्तक है, तो फणेश्वर नाथ रेणु की। अगला क्वेश्चन, 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे। अब पूछे, ये क्वेश्चन आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1974 में जयप्रकाश नारायण भाषण दिए थे पटना के गांधी मैदान में। तो उस समय के मुख्यमंत्री का नाम आपको पता होना चाहिए। तो उस समय के मुख्यमंत्री थे अब्दुल गफूर। अब्दुल गफूर जो थे 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। अगला क्वेश्चन है, किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है। बता चुके कई बार, लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है, तो जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। यानी कि यहाँ तक आपका कंप्लीट क्या हो जाता है, 97 क्वेश्चन करवाए, यानी कि 100 के करीब क्वेश्चन करवा दिए और आपका 3 चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया। अब चौथा चैप्टर शुरू कर लेते हैं, ठीक है। और चैप्टर 4 है हमारा अर्धनारीश्वर। और अर्धनारीश्वर की बात करें तो अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है, तो रामधारी सिंह दिनकर जो है ये चैप्टर 4 अर्धनारीश्वर जो कि एक निबंध है इसके लेखक हैं। अब रामधारी सिंह दिनकर की बात कर लेते हैं यहाँ से। तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था, तो 1908 में जो है रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था। मृत्यु की बात करें तो 24 अप्रैल 1974 को रामधारी सिंह दिनकर की मृत्यु हुई थी। जन्म स्थान कहाँ, यानी कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म है सिमरिया बेगूसराय जो कि बिहार में है। इनकी माता का नाम था मनरूप देवी और इनके पिता का नाम था रवि सिंह। पत्नी की बात करें तो रामधारी सिंह दिनकर की पत्नी का नाम था श्यामवती देवी और ये किस युग के थे, तो छायादोत्तर युग के थे रामधारी सिंह दिनकर। तो दिनकर जी के बारे में बस इतनी सारी बातें हैं जो कि आपको याद रखना है। और इस चैप्टर के बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को शुरू करते हैं 98 नंबर क्वेश्चन से। और फर्स्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का हमारा, नारी और नर एक ही द्रव की ढली हुई 2 प्रतिमाएं हैं, यह पंक्ति की शीर्षक पाठ की है। अभी तो हम पढ़ रहे हैं रामधारी सिंह दिनकर वाला चैप्टर अर्धनारीश्वर, तो पता होगा किसी चैप्टर से इस लाइन को लिया गया है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन बता ही चुके हैं, मिक्स टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो फिर कंफ्यूज हो जाएगा। इसलिए याद रखना है, नर और नारी, जिस भी लाइन में नर और नारी की बात हो वो होगा अर्धनारीश्वर पाठ ही। समझ गए, नर और नारी आपका पाठ्य पुस्तक में एक अर्धनारीश्वर पाठ है जिसमें नर और नारी के बारे में बातचीत की गई है, तो इससे याद रख सकते हैं। तो नर और नारी एक ही द्रव की ढली हुई 2 प्रतिमाएं हैं,
ये किस पंक्ति, ये जो है किस शीर्षक पाठ से इस पंक्ति को लिया गया, तो अर्धनारीश्वर पाठ से। अगला क्वेश्चन है किस रचनाकार की ये पंक्ति है, नारी। जैसे ही नारी पढ़े यानी आप सबको याद भूल करके याद रखिए रामधारी सिंह दिनकर या अर्धनारीश्वर। तो नारी स्वप्न है, नारी सुगंध है, नारी पुरुष की बाह में झूलती हुई जूही की माला है। ये रचनाकार किसकी पंक्ति की है, तो ये रामधारी सिंह दिनकर की पंक्ति है ये लाइन, समझ गए, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी, तो गांधी जी जो थे इन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना किए थे, गांधी जी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और 100 क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होता है हमारा। 101 नंबर क्वेश्चन है अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है, तो अर्धनारीश्वर जो है शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है। क्या है कल्पित, मतलब कल्पना किया गया रूप है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रेमचंद के अनुसार नारी जब पुरुष के गुण सीखती है तब वो क्या हो जाती है। प्रेमचंद जो मुंशी प्रेमचंद है उनके अनुसार नारी जो है जब पुरुष का गुण सीख लेती है, नारी पुरुष का गुण सीख लेती है तब वो राक्षसी बन जाती है। और ये किसका कहना है, तो ये रामधारी सिंह दिनकर का नहीं कहना है, ये कहना है प्रेमचंद का, याद रखिएगा, समझ गए। प्रेमचंद के अनुसार नारी जब पुरुष का गुण सीख लेती है तब वो राक्षसी बन जाती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है। अब कौन सी रचना, चार ऑप्शन सबको बताना, वो दिनकर जी की नहीं है। उर्वशी दिनकर की रचना है, रश्मिरथी दिनकर जी की रचना है, कुरुक्षेत्र दिनकर जी की रचना है। लेकिन जूठन जो है ये ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी रचना जो है दिनकर जी की नहीं है, तो जूठन, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की है, वहां पर था नहीं है और यहाँ पर है। तो परशुराम की प्रतीक्षा ये जो है ये रचना किसकी है, तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। अगला क्वेश्चन है दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। दिनकर जी की वो कौन सी कृति है जिसके लिए कि उनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, तो दिनकर जी की जो रचना है उर्वशी, उसके लिए जो है दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। और अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि उर्वशी की जो रचना है वो दिनकर जी ने किस ईस्वी में किया था, तो क्या बताइएगा 1961 में किया था। और अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि दिनकर जी को जो किस रचना के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया था, तो बता ही चुके उर्वशी के लिए। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति किसकी है। तो युद्ध और शांति पर की समस्या पर लिखी गई जो काव्य कृति है वो है कुरुक्षेत्र, और कुरुक्षेत्र के लेखक पता ही होगा दिनकर जी हैं, समझ के अच्छे से याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है। तो अर्धनारीश्वर जो है ये शिव और पार्वती का कल्पित रूप है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गंधारी थी, तो गंधारी सबको पता होगा, गंधारी कौन थी, तो दुर्योधन की माँ का नाम था गंधारी। अगला क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेमचंद्र थे। प्रेमचंद क्या थे, तो प्रेमचंद्र जो थे ये कथाकार थे। क्या थे, तो कथाकार थे प्रेमचंद्र, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रेमचंद की रचना कौन सी है, चार ऑप्शन से आपको बताना है। तो प्रेमचंद की जो रचना है ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी पुष की रात। पुष की रात किसकी रचना है, तो प्रेमचंद की रचना है, ऑप्शन बी हो जाएगा। दिनकर का जन्म कब हुआ था, तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 को हुआ था, ऑप्शन ए हो जाएगा। कहाँ पर हुआ था, तो बता चुके सिमरिया बेगूसराय बिहार में। दिनकर किस युग के हैं कवि, तो आपको ऊपर ही बता दिए थे। दिनकर जो है छायादोत्तर युग के, छायावादी नहीं बोलना है, छायादोत्तर बोलना है क्योंकि कंफ्यूज हो जाएगा, छायावादी गलत, छायादोत्तर सही। दिनकर किस युग के हैं, तो छायादोत्तर युग के हैं। अगला क्वेश्चन संस्कृति के 4 अध्याय कृति किसकी है, तो संस्कृति की जो 4 अध्याय कृति है ये लिखी गई थी 1956 में। और किसकी कृति है, यहाँ पर तो आपको पता ही होगा कि बात कर रहे रामधारी सिंह दिनकर की, तो उनकी ही कृति होगी, लेकिन याद रखिएगा 1956 में लिखी गई थी रामधारी सिंह के द्वारा संस्कृति के 4 अध्याय। अगला क्वेश्चन है हमारा कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखी गई है। 4 ऑप्शन में सबको बताना है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शुद्ध कविता की खोज। शुद्ध कविता की जो खोज है ये किसके द्वारा लिखी गई थी, तो ये लिखी गई थी रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा। पूछा जाए अगर कभी पूछ ही ले कि कब लिखा गया था, तो 1966 में लिखा गया था रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कितनी बार बता चुके हैं, बोलने की भी अब जरूरत नहीं है, ऑप्शन बी। रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है, इसका भी बोलने की कोई जरूरत नहीं है, अर्धनारीश्वर है। तिरिच के लेखक हैं उदय प्रकाश, जूठन, ओम प्रकाश वाल्मीकि, उसने कहा था चंद्र शर्मा गुलेरी। दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था, ऊपर कितना बार बता चुके हैं, बिहार के बेगूसराय जिले में, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अर्धनारीश्वर में किस का गुण समन्वय है, अर्धनारीश्वर जो उसमें किसका गुण समन्वय है, तो नारी और पुरुष दोनों का गुण जो है वो समन्वय है अर्धनारीश्वर पाठ में। अगला क्वेश्चन दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है, तो दिनकर जी की जो पहली काव्य पुस्तक है उसका नाम है प्रणभंग। प्रणभंग जो है दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, तो दिनकर जी की जो पहली कविता थी वो छात्र सहोदर में प्रकाशित हुई थी, ऑप्शन ए हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई थी? तो दिनकर जी की जो पहली कविता है वो 1925 में प्रकाशित हुई थी। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन, दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है? दिनकर के अनुसार यहाँ पर पूछ रहा है, ये न कि प्रेमचंद के अनुसार। तो दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी जो है वो भावना है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन कौन सा अधिकार दिया है? तो बुद्ध और महावीर ने नारियों को भिक्षुणी होने का अधिकार दिया है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पुरुष जब नारी का गुण ले लेता है तब वो देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर के गुण सीख लेती है तब वो राक्षस हो जाती है। ये किसका कथन था? ये कहना था प्रेमचंद्र का। ऑप्शन सी हो जाएगा। अर्धनारीश्वर किस विद्या की रचना है? अर्धनारीश्वर जो है क्या है ऊपर बता चुके हैं ना, निबंध है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है और यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है हमारा 125 नंबर क्वेश्चन पे अर्धनारीश्वर पार्ट कंप्लीट, यानी कि आपका क्या हो गया, चैप्टर 4 कंप्लीट हो गया। समझ गए? चैप्टर 5 पे है। अब बताइए चैप्टर 4 के बीच में कोई भी प्रश्न एग्जाम में आएगा तो आपसे छूटने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि इतना करवा दिए, PDF आप लोग ले लीजिएगा, PDF से बार बार रिविजन करते रहिएगा, ठीक है। अब चैप्टर 5 की बात करें तो चैप्टर 5 है हमारा रोज। और रोज है क्या? तो रोज एक कहानी है। लेकिन जो चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने से पहले अगर थोड़ा सा इसके बारे में हमें पता हो तो इसका क्वेश्चन और अच्छे से समझ में आता है। समझ गए? तो चैप्टर रोज जो है इसके कहानी के लेखक है अज्ञे। सिंपल सा कहानी है। कहानी में जो अज्ञे रहते हैं ये अपने रोज कहानी के जो लेखिका है मालती। समझ गए? मालती की शादी हो जाती है और शादी के 4 साल बाद जो अज्ञे हैं ये मालती के यहाँ जाते हैं, शादी के 4 साल बाद। अब मालती के यहाँ जो लेखक अज्ञे हैं वो जाते हैं तो उसके घर का परिवेश उनको कैसा लगता है, उसके घर का माहौल कैसा लगता है, उसी के बारे में वो लिखते हैं और उसी पर ये बन जाता है पाठ रोज। और रोज अब आप पूछिएगा इस चैप्टर का नाम रोज है क्यों? तो मालती का जो जीवन है वो रोज किस तरह से बीतता है वही उसके बारे में बताते हैं लेखक। तो समझ गए? इसलिए इस चैप्टर का नाम है रोज। समझ गए? तो रोज क्या है? तो रोज कहानी है। कहानी के लेखक कौन है? तो अज्ञे। अब अज्ञे की बात करें तो अज्ञे का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल अज्ञे। समझ गए? जन्म की बात करें तो इसके जो लेखक है रोज के जो लेखक अज्ञे, इनका जन्म हुआ था 7 मार्च 1911 को, मृत्यु 4 अप्रैल 1987 को। जन्म स्थान है इनका जन्म हुआ था कसैया कुशीनगर जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। यहाँ पर किनका जन्म हुआ था? तो अज्ञे का जन्म हुआ था। लेकिन ये मूल निवासी ये रहने वाले कहाँ के हैं? तो करतारपुर पंजाब के। जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश में, रहने वाले हैं पंजाब के। जगह का नाम याद रख लीजिए, जन्मस्थान कसैया कुशीनगर उत्तर प्रदेश में और मूल निवास करतारपुर में। माता का नाम क्या था? तो माता का नाम था वैंती देवी और इनके पिता का क्या नाम था? तो पिता का नाम था डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। डॉक्टर जब नाम से आगे पहले लगाए तो आपको पता ही होगा, लेकिन ऑप्शन में आपसे एग्जाम में रहेगा कि इस तरह से कि अज्ञे के पिता हीरानंद शास्त्री पेशे से क्या थे? तो याद रखिएगा डॉक्टर थे। अगर पूछा जाए किस वाद से संबंधित है अज्ञे, तो अज्ञे जो ये प्रयोगवाद से संबंधित है। अज्ञे के बारे में इतना सारी बातें आपको पता चल गई। अब देख लेते हैं इस चैप्टर से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। समझ गए? तो पहला क्वेश्चन है अज्ञे को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था? पहला क्वेश्चन यहीं से शुरू होता है। तो अज्ञे को जो है कितनी नावों में कितनी बार के लिए अज्ञे को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था अज्ञे को कितनी नावों पर कितनी बार के लिए। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है अज्ञे का जन्म हुआ था, ऊपर बता चुके हैं 7 मार्च 1911 को अज्ञे का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है अज्ञे के पिता का नाम बता चुके हैं डॉक्टर हीरानंद शास्त्री जो कि डॉक्टर थे ही। अगला क्वेश्चन फणेश्वर नाथ रेणु की पुस्तक का नाम मैला आंचल फणेश्वर नाथ रेणु के पुस्तक का नाम था, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन गैगरीन क्या है? तो वो जो मालती रहते हैं ना, अभी जो बताएं ऊपर कि लेखक जाते हैं मालती के यहाँ जाते हैं तो उसके घर का जो माहौल देखते हैं उसके बारे में लिखते हैं। तो मालती के जो पति रहते हैं, पति का नाम भी याद रखना है, मालती के पति का नाम था महेश्वर। और महेश्वर जो थे वो डॉक्टर थे और वो डॉक्टर जो थे तो किस बीमारी के डॉक्टर थे? तो गैगरीन नामक की बीमारी होती है उसी के डॉक्टर थे। अब आपसे एग्जाम में सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाएगा 2 नंबर में कि गैगरीन क्या होता है? तो याद रखना है गैगरीन एक घाव होता है जो कि कोई कांटा चुभ जाने से या किसी विषैले जीव के काट लेने से हो जाता है। और ये गैगरीन नामक बीमारी जिस भी अंग में हो जाता है, हाथ पैर या किसी भी अंग में, शरीर के अंग में, उस अंग को काट कर शरीर से अलग करना होता है। तो समझिए गैगरीन क्या था? तो गैगरीन एक बीमारी है और इस बीमारी के जो डॉक्टर थे वो महेश्वर थे। महेश्वर कौन थे? तो महेश्वर मालती के पति थे। और मालती कौन थे? तो मालती के यहाँ लेखक जाते हैं। मालती जो है लेखक के दूर की बहन थी। इतना समझ गए? अब अगला क्वेश्चन है हमारा कौन सी पुस्तक अज्ञे की है? कौन सी पुस्तक जो है वो अज्ञे की है? तो हरी घास पर क्षण भर, ये जो पुस्तक है ये अज्ञे की है, हरी घास पर क्षण भर। अगला क्वेश्चन है हमारा
कौन सी रचना अज्ञे की नहीं है? कौन सी रचना अज्ञे की नहीं है? अपने अपने अजनबी अज्ञे की ही रचना है। भगनदूत अज्ञे की रचना है। एक बूंद साहस सहसा उछली अज्ञे की ही रचना है। ये तीनों, लेकिन तिरिच किसकी रचना है? तो उदय प्रकाश की है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन सी रचना अज्ञे की नहीं है? तो तिरिच। रोज कहानी में अतिथि बनकर कौन जाता है? ऊपर आपको बता चुके हैं, और जो लेखक रहते हैं वो रोज कहानी में अतिथि बनकर जाते हैं, यानी कि मालती के वो दूर के रिश्ते के भाई भी लगते हैं। समझ गए? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन हमारा, रोज कहानी घंटे में किस खड़कन के साथ समाप्त होती है? तो रोज कहानी जैसे समाप्त होती है, चैप्टर जो समाप्त होता है उसमें 11 बजा रहता है उस समय में। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी कृति अज्ञे की नहीं है? कौन सी कृति जो है वो अज्ञे की नहीं है? तो देख लेते हैं। हरी घास पर छनवर अज्ञे की कृति है। सदानीरा अज्ञे की कृति है। कितनी नावों पर कितनी बार अज्ञे की ही कृति है। लेकिन पल्लव जो है ये अज्ञे की कृति नहीं है, यानी कि क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सी कृति अब अज्ञे की है? इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अज्ञे की बहुत सारी कृति है, इसलिए कृति से क्वेश्चन रहेगा ही। तो नदी के जो द्वीप है ये किसकी कृति है? तो नदी के जो द्वीप है ये अज्ञे की ही कृति है। और ये लिखी कब गई थी? ये पूछा जाता है कई बार कि लिखी कब गई थी अज्ञे की नदी की द्वीप कृति? तो 1952 में। अगला क्वेश्चन है, रोज इनमें से क्या है? ऊपर बता चुके हैं, रोज क्या है? तो कहानी है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार हैं। तो उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार कौन है? तो अज्ञे हैं उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शेखर एक जीवनी किस विधा की कृति है? शेखर एक जीवनी जो है किस विधा की कृति है? यानी ये है क्या? निबंध है, आलोचना करे, या उपन्यास है, या जीवनी है? तो शेखर एक जीवनी जो है ये उपन्यास है। ऑप्शन सी हो जाएगा। अज्ञे की माँ का नाम बता चुके हैं। अज्ञे की माँ का नाम व्यंती देवी था। क्या था अज्ञे की माँ का नाम? तो व्यंती देवी। ऑप्शन बी हो जाएगा। रोज कहानी की नायिका कौन थी? कितना बार बता चुके हैं, कितनी बार? कि मालती थी रोज कहानी की नायिका। मालती के पति का नाम महेश्वर, और मालती और महेश्वर के बच्चे का नाम टिट्टी। रोज शीर्षक कहानी के लेखक, अब तो ये बताने की जरूरत बची भी नहीं है, समझिए, सिर्फ पूरा नाम याद रखिएगा, सचिदानंद हीरानंद वात्सल अज्ञे, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाएगा अज्ञे का पूरा नाम क्या था, तो याद रखिएगा सचिदानंद हीरानंद वात्सल अज्ञे। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस कहानी में गैगरीन का उल्लेख किया गया था? इसमें भी बताने का, इस रोजाना लिखा, कोई बात नहीं, यहाँ पर आप लोग रोज कर लीजिएगा, समझ गए? यहाँ पर रोजाना तो नहीं होगा, चैप्टर का नाम है रोज। रोज कहानी में गैगरीन नामक जो बीमारी होती है उसका उल्लेख किया गया था, क्योंकि मालती के जो पति महेश्वर रहते हैं वो क्या रहते हैं? गैगरीन नामक बीमारी के डॉक्टर रहते हैं। मालती किस कहानी की पात्रा है? पता है, रोज कहानी की पात्रा है। रोज कहानी शीर्षक में किसने पूछा तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो? लेखक जो रहते हैं वही पूछते हैं कि तुम अब कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो। लेखक इसलिए आश्चर्य से पूछते हैं कि उसको एक अखबार का टुकड़ा पढ़ते हुए देखते हैं, इसी पर वो आश्चर्य करके पूछते हैं कि क्या तुम पढ़ती लिखती नहीं हो? लेखक ऐसा पूछते हैं। मालती के पति का नाम बता दिए थे 3-4 बार आपको, महेश्वर। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। मालती के पति क्या थे? ये भी पता है, डॉक्टर थे और गैगरीन नामक बीमारी का इलाज करते थे। और क्या है, तार सप्तक का संपादक कौन है? तो तार सप्तक का संपादक कौन है? तो तार सप्तक के संपादक है अज्ञे। पूरा नाम पता है, सचिदानंद हीरानंद वात्सल अज्ञे। अज्ञे किस बात से संबंधित है? ऊपर जो आपको बता रहे थे उस समय अज्ञे के बारे में, उसी समय बता दिए थे। अज्ञे जो थे ये प्रयोगवाद से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से अज्ञे का नाटक कौन सा है? अज्ञे का नाटक कौन सा है? तो उत्तर प्रियदर्शी जो है ये अज्ञे के का ही नाटक है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गैगरीन इनमें से किससे संबंधित है? गैगरीन इनमें से किससे संबंधित है? कितनी बार बता चुके हैं गैगरीन तो क्या है? तो बीमारी है। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मालती महेश्वर की संतान का क्या नाम था? तो मालती और महेश्वर के संतान का नाम था टिट्टी। ऑप्शन बी हो जाएगा। अब बताइए, टिट्टी, टट्टू, टू, टुड्डू, इसमें कंफ्यूज हो जाएगा ना, इसलिए याद रखिएगा, इस सब में कंफ्यूज नहीं होना है। टिट्टी भी सिंपल है, याद रख लीजिएगा। नदी के द्वीप किसकी रचना है? तो याद रखना है, नदी के जो द्वीप है ये तो ऊपर ही बता दिए थे, अज्ञे की ही रचना है, और नदी के द्वीप लिखी गई थी 1952 में। अगला क्वेश्चन, और यहाँ पर कंप्लीट होता है, अगला क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पर शुरू हो जाता है चैप्टर 6। अब बताइए, चैप्टर 5 तक में कोई प्रॉब्लम नहीं? आपको प्रॉब्लम होगी, चैप्टर 5 आपका कंप्लीट हो चुका है। एक और चीज़ आप याद रखिएगा, अज्ञे आधुनिक काल के थे। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चैप्टर 5 आपका कंप्लीट हो गया। इसमें से कहीं से भी क्वेश्चन आए, आपका एक भी क्वेश्चन छूटने वाला तो नहीं है। चलिए, तो चैप्टर 6 शुरू कर लेते हैं। और चैप्टर 6 क्या है? तो चैप्टर 6 जो है एक लेख और एक पत्र है। थोड़ा सा इसके बारे में आप जान लीजिए कि एक लेख और एक पत्र है क्या। तो इतना समझिए कि एक लेख और एक पत्र जो है ये पत्र है, या निबंध भी इसको बोल सकते हैं। तो क्या है? तो एक निबंध है, नाम से ही पता चल रहा है पत्र है, लेकिन पत्र को ही निबंध के रूप में लिखे थे भगत सिंह, तो एक पत्र निबंध भी बोल सकते हैं। कहीं पर अगर आपके ऑप्शन में सिर्फ पत्र है तो पत्र भी लगा सकते हैं, निबंध और पत्र है और ऑप्शन में दोनों रहे तो दोनों लिख सकते हैं,
कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब समझिए कि एक लेख और एक पत्र में था क्या, तो भगत सिंह जेल में रहते हैं और जेल में रह करके वो सुखदेव को पत्र लिखते हैं और पत्र में बताते हैं कि हमारे देश को कैसे बच्चों की ज़रूरत है, कैसे विद्यार्थी की ज़रूरत है, कैसे लोग की ज़रूरत है और क्रांति कब करनी चाहिए, क्रांति के लिए शहादत कब देनी चाहिए, यानी कि यही सब बातें लिखते हैं भगत सिंह जेल में से पत्र के माध्यम से और सुखदेव को लिखते हैं। समझ गए। तो इस पत्र में जो लिखा गया था वही इस चैप्टर में लिखा गया था। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं इस चैप्टर के बारे में कि क्या क्या है इसमें। अब इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। तो समझिए एक लेख और एक पत्र क्या है, तो ऑप्शन में दोनों रहेगा, वो सब समझ गए आप लोग, दोनों लगा सकते हैं, कोई एक रहे तो एक लगा सकते हैं। तो जन्म की बात करें तो भगत सिंह जी का जन्म हुआ था 28 सितंबर 1907 को। 28 सितंबर 1907 को इनका जन्म हुआ था और ये शहीद हुए थे 23 मार्च 1931 को। इनकी फांसी दी गई थी 7:33 पर। 23 मार्च 1931 को लाहौर षड्यंत्र केस में फांसी की सजा हुई थी। जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ था बग्गा चौक नंबर 105 गुगेरा ब्रांच, जो कि वर्तमान समय में अभी के समय में लाईपुर पाकिस्तान में पड़ता है। अब आपको वो जो एग्जामिनर होगा वो क्या करेगा, आपको कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन जो देगा उसमें देगा भगत सिंह का जन्म स्थान कहाँ था। ऑप्शन में सब कुछ सेम टू सेम रहेगा, बस ये जो नंबर देख रहे हैं इसको 4, 3, 5 और 2 कर देगा। अब आप याद करते हैं कि 5 था, 4 था कि 3 था कि 2 था, इसलिए याद रखना है अच्छे से। बग्गा चौक नंबर 105 था। कितना था, तो 105, जो कि अभी के समय में ये जो जगह है ये लाईपुर पाकिस्तान में पड़ता है। इनका जो पैतृक गाँव था, ये रहने वाले थे खड़क कला पंजाब के। माता का नाम था विद्यावती देवी और इनके पिता का नाम था सरदार किशन सिंह और इनके पिता का नाम था सरदार किशन सिंह और इनके चाचा का नाम था अजीत सिंह। और अजीत सिंह जो थे वो लाला लाजपत राय आप लोग जानते होंगे, उनके सहयोगी थे। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं इतना भगत सिंह के बारे में। अब शुरू करते हैं यहाँ से इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं 154 नंबर क्वेश्चन। चलिए ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारा एक लेख और एक पत्र के लेखक, इसको बताने की जरूरत नहीं है, भगत सिंह है, इसके लेखक ऑप्शन सी हो जाए क्योंकि भगत सिंह लिखते हैं जेल से सुखदेव को पत्र, तो इसके लेखक तो वही होंगे ना। अगला क्वेश्चन है मतवाला पत्रिका कहाँ से निकलती है, तो मतवाला पत्रिका जो थी ये कलकत्ता, जो कि वर्तमान समय में कोलकाता के नाम से जानते हैं, तो कोलकाता से निकलती थी मतवाला पत्रिका। अगला क्वेश्चन है हमारा भगत सिंह प्रभावित थे, तो भगत सिंह जो थे किससे ज़्यादा प्रभावित थे, तो आप लोग जानते होंगे गांधी जी तो होगा ही नहीं, इसके बाद होगा ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स से जो भगत सिंह थे वो बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मैं नास्तिक क्यों हूँ, यह किसका लेख है, तो भगत सिंह जो थे ना वो नास्तिक थे, वो भगवान को नहीं मानते थे, वो आर्य समाज को मानते थे, तो भगत सिंह नास्तिक थे। तो भगत सिंह जो नास्तिक थे इसका पर वो लेख लिखते हैं कि मैं आखिर नास्तिक हूँ क्यों, वो बताते भी हैं। तो इसके लेखक कौन होंगे, तो भगत सिंह ही होंगे ना, क्योंकि वो खुद लिखते हैं कि मैं नास्तिक क्यों हूँ, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा बंदी जीवन किसकी कृति है, बंदी जीवन जो है किसकी कृति है, तो ये कृति है सचिंद्रनाथ सन्याल की। कंफ्यूज नहीं होना है, भगत सिंह कहीं ऑप्शन में रहे तो आप लोग लगा देंगे भगत सिंह, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। सचिंद्रनाथ सन्याल की कृति है बंदी जीवन, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भगत सिंह की शहादत कब हुई थी, यानी फांसी पर वो कब लटकाया गया था, भगत सिंह शहीद कब हुए थे, तो अभी आपको बता चुके हैं 23 मार्च 1931 को, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है हमारा भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था, पाठ में संकलित पत्र। अब ऐसा तो हो सकता है कि भगत सिंह जो है बहुत को पत्र लिखे होंगे, बहुत सारे लोग को, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है उसीलिए क्वेश्चन में दे दिया गया पाठ में संकलित पत्र, यानी कि पाठ में वो जो पाठ है उसमें किसको भगत सिंह ने पत्र लिखा था, तो सुखदेव को लिखा था। आपको ऊपर ही बता चुके हैं कि भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था, पाठ में संकलित, तो सुखदेव को, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे, तो कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह जो थे ये भगत सिंह के भाई थे, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादन करते थे, तो गणेश शंकर विद्यार्थी जो थे ये प्रताप पत्र का संपादन करते थे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली में कब बम फेंका था, तो ये जो बम फेंके थे इनका ये उद्देश्य बिल्कुल नहीं था कि किसी को मार दिया जाए या किसी को हानि पहुंचा दिया। ये तो बम फेंके थे तो वो बहुत ही मामूली सा बम था जिससे किसी को हानि पहुंचता भी नहीं, और ऐसी जगह पर फेंके थे जहाँ पर कोई था भी नहीं, मतलब बम तो फेंके थे लेकिन बम को बीच असेंबली में फेंके थे, उस स्थान पर जहाँ पर कोई ज़्यादा लोग थे नहीं, भीड़ भाड़ था नहीं, वो इसलिए फेंके थे ताकि सभी लोगों को जो सोई हुई जनता है उसको जगाया जाए और वो खुद अपनी गिरफ्तारी करवाते। वो चाहते तो वहाँ से भाग भी सकते थे असेंबली में बम फेंक करके, लेकिन ऐसा वो नहीं चाहते, वो चाहते थे कि उनको अरेस्ट किया जाए और उनको ताकि सारी जनता को पता चला जाए कि उनका उद्देश्य क्या है, उनका मकसद क्या है, क्योंकि कई सारे लोग उस समय उनको ज़्यादा जानते नहीं थे, तो उस सबको बताना चाहते थे कि उनका उद्देश्य क्या है, वो देश को आज़ाद करवाना चाहते हैं, ये उनका उद्देश्य है, ये बताना चाहते थे, इसलिए वो खुद अपना फांसी करवाए थे। समझ गए। तो भगत सिंह जो थे अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली बम में जो फेंकते हैं बम, वो फेंकते हैं 8 अप्रैल 1929 को, यानी कि ऑप्शन में इसका हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है भगत सिंह को, ये तो कर ही चुके हैं ना,
23 मार्च 1931, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक लेख और एक पत्र के रचनाकार, ये भी आपको बताने की अब तो जरूरत ही नहीं है, भगत सिंह, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? चौरी चौरा कांड जो है ये हुआ कब था? तो चौरी चौरा कांड हुआ था 1922 में, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रताप के संस्थापक संपादक कौन थे? तो प्रताप जो पत्रिका थी उसके संस्थापक और संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी थे, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला, अरे ये तो हो ही चुका है ना, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? तो 28 सितंबर 1907, तो ये भी तो करा ही दिए थे आपको। अगला क्वेश्चन है हमारा, भगत सिंह के चाचा का नाम था, तो ऊपर आपको बताए थे ना, भगत सिंह के जो चाचा थे उनका नाम था अजीत सिंह, और वो किसके सहयोगी थे? तो लाला लाजपत राय के सहयोगी थे भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह। विद्यार्थी और राजनीतिक शीर्षक निबंध किसका लिखा हुआ है? तो विद्यार्थी और राजनीतिक शीर्षक निबंध जो है ये भगत सिंह का ही लिखा हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? तो एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह बता चुके हैं, सुखदेव को पत्र लिखते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर मृत्यु कहा है? ये तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लेकिन ये सेम क्वेश्चन आपसे सब्जेक्टिव 2 नंबर में भी पूछा जाएगा कि भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर मृत्यु कहा था? तो देश सेवा के बदले दी गई जो फांसी होती है उसी को भगत सिंह ने सुंदर मृत्यु कहा था, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या के लेखक कौन है? तो इसके भी जो लेखक है वो भगत सिंह है, पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या के लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन, भगत सिंह के पिता और चाचा जो थे वो किसके सहयोगी थे? तो भगत सिंह के पिता और चाचा जो थे वो लाला लाजपत राय के सहयोगी थे, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। और यहाँ पर कंप्लीट होता है हमारा चैप्टर 6, यानी कि एक लेख और एक पत्र जिसके लेखक भगत सिंह है, चैप्टर 6 है, वो कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर। अब यहाँ से शुरू होगा हमारा चैप्टर 7, और चैप्टर 7 क्या है हमारा? तो ओ सदा निरा है, चैप्टर 7 जो है ये ओ सदा निरा है, जो कि एक यात्रा वृत्तांत है। इसके लेखक कौन है? तो जगदीश चंद्र माथुर है। तो जगदीश चंद्र माथुर जो है ये यात्रा करते हैं, और यात्रा के दौरान जो देखते हैं, सुनते समझते हैं, उसी को लिखते हैं ओ सदा निरा पाठ में। तो समझ गए कि ओ सदा निरा पाठ क्या है। तो अब बात कर लेते हैं जगदीश चंद्र माथुर की। तो जगदीश चंद्र माथुर की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 16 जुलाई 1917 को, और इनकी मृत्यु हुई थी 14 मई 1978 को। और इनका जो जन्म स्थान है वो जन्म कहाँ पे हुआ था? तो शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में जगदीश चंद्र माथुर का जन्म हुआ था, जन्म स्थान है। और इनके पिता का नाम था लक्ष्मी नारायण माथुर। तो इतना आपको याद रखना है जगदीश चंद्र माथुर के बारे में। अब इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। तो इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है हमारा, कौन सी कृति माथुर जी की है? 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सी कृति जो है वो माथुर जी की है। तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, भोर का तारा। भोर का तारा जो कृति है ये माथुर जी की है, यानी कि जगदीश चंद्र माथुर की। अगला क्वेश्चन है हमारा, गांधी जी की झोपड़ी को डैश ने जला दिया था? तो गांधी जी की जो झोपड़ी थी उसको एमन साहब के कर्मचारियों ने जला दिया था, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे जगह किसने दिया था? तो गांधी जी जो है इनको महुए के पेड़ के नीचे जगह मठ के महंत ने दिया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे जगह किसने दिया था? तो मठ के महंत ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, बोलते क्षण किसकी साहित्यिक विधा कृति है? बोलते क्षण जो है किसकी साहित्यिक विधा कृति है? तो ये जो है निबंध है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बोलते हुए क्षण जो है ये साहित्यिक विधा कृति है, तो निबंध है, कहानी है, या संस्मरण है, या आलोचना है, तो एक निबंध है। अगला क्वेश्चन है, ओ सदा निरा किसको निमित्त बनाकर लिखा गया है? जो ओ सदा निरा पाठ लिखा गया है ये किसको निमित्त बनाकर लिखा गया है? तो गंडक नदी को निमित्त बनाकर लिखा गया है ओ सदा निरा पाठ, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, थारण शब्द किस शब्द से विकसित है? थारण शब्द जो है किस शब्द से विकसित होता है? थारण शब्द जो है थार शब्द से विकसित होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, जगदीश चंद्र माथुर का जन्म हुआ था? ऊपर ही आपको बता चुके हैं, जगदीश चंद्र माथुर जो है इनका जन्म हुआ था 16 जुलाई 1917 को, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैशाली महोत्सव का बीज रोपण किया था? तो वैशाली महोत्सव का जो बीज रोपण है वो जगदीश चंद्र माथुर ने किया था, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी कृति माथुर जी की नहीं है? 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सी कृति जो है वो जगदीश चंद्र माथुर की नहीं है। मेरी बांसुरी जगदीश चंद्र माथुर की कृति है। उसके बाद आप बात करें बंदी, ये भी जगदीश चंद्र माथुर की कृति है। कोणार्क, ये भी जगदीश चंद्र माथुर की कृति है। लेकिन रेशमी टाई जो है ये जगदीश चंद्र माथुर की कृति नहीं है, यानी कि ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार के सुप्रसिद्ध
सांस्कृतिक उत्सव वैशाली महोत्सव का बीज रोपण किसने किया था? तो जगदीश चंद्र माथुर ने ही बिहार के जो सुप्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव वैशाली महोत्सव है उसका बीज रोपण जगदीश चंद्र माथुर ने ही किया था। अगला क्वेश्चन है ओ मेरे सपने क्या है? ओ मेरे सपने जो है ये आखिर है क्या? तो ओ मेरे सपने जो है एक प्रकार का नाटक है, यानी कि ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा गौतम बुद्ध का आविर्भाव कब हुआ था और कहाँ पर हुआ था? यहाँ पर कहाँ पर तो नहीं, क्वेश्चन में चाह कब हुआ था, तो इनका आविर्भाव जो है वो 2500 वर्ष पहले हुआ था, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा राजा हरि सिंह देव को किसका मुकाबला करना पड़ा था? तो राजा हरि सिंह देव जो थे उनको गयासुद्दीन तुगलक का मुकाबला करना पड़ा था, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ओ शदानीरा पाठ के लेखक है, तो ओ शदानीरा जो है इसके पाठ के लेखक कौन है? तो जगदीश चंद्र माथुर जो है ये ओ शदानीरा के लेखक है, ओ शदानीरा पाठ के। अगला क्वेश्चन है कोनक के नाटककार है, कोनक के नाटककार कौन है? तो जगदीश चंद्र माथुर जो है यही है कोनक के नाटककार। यहाँ पर तो आपको पता चल रहा होगा जल्दी से कि जगदीश चंद्र माथुर ही होगा, जगदीश चंद्र माथुर ही होगा, लेकिन जैसे ही आप एग्जाम में जाएगा तो बहुत ज़्यादा परेशानी होगी अगर आप लोग रिवीजन नहीं कीजिएगा तो, क्योंकि क्या होगा उसमें कि एग्जाम में क्वेश्चन मिक्स टाइप कराएगा और उसमें आपको पता ही नहीं चलेगा ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया। इसलिए आपको PYQ क्वेश्चन का जो PDF ऊपर बताए थे उसमें PYQ भी रहेगा, उसको जब प्रैक्टिस कीजिएगा तो उससे पता चल जाएगा ये क्वेश्चन का लेवल क्या होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा 10 तस्वीरें के रचनाकार हैं, तो 10 तस्वीरें के रचनाकार कौन है? तो जगदीश चंद्र माथुर ही हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ओ शदानीरा शीर्षक निबंध में वर्णित मन कैसे ताल है? ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था कि ओ शदानीरा शीर्षक निबंध में वर्णित मन जो है वो कैसे ताल है? तो गहरे और विशाल ताल है, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ओ शदानीरा निबंध किस पुस्तक से लिया गया? ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया, पिछले 10 साल में ये क्वेश्चन 5 से 6 बार पूछा ही गया कि ओ शदानीरा निबंध जो है किस पुस्तक से लिया गया? तो बोलते हुए छंद पुस्तक से ओ शदानीरा को लिया गया है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गंडक नदी का जो जल है वो सदियों से किस तरह का है? तो गंडक नदी का जो जल है वो सदियों से चंचल ही रहा है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सरैया मन ताल का जल कैसा है? तो सरैया मन ताल जो है इसका जल कैसा है? तो स्थिर है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा वसुंधरा भोगी मानव और धर्माध मानव एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई थी? ये जो पंक्ति है ये जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखी गई थी, लेकिन अच्छे से याद रखिएगा, यहाँ पर मुझे पता है आपको पता होगा जगदीश चंद्र माथुर, लेकिन एग्जाम में जाएगा तो वहाँ पर ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा क्योंकि मिक्स टाइप का क्वेश्चन रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा रामपुरवा कहाँ है? सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। रामपुरवा कहाँ है? तो भिथारवा के पास है रामपुरवा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा बहुजन संप्रेषण के माध्यम से पुस्तक किसने लिखी है? ये पुस्तक के लेखक कौन है? तो जगदीश चंद्र माथुर है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कर्नाट वंश के राजा जो हरि सिंह थे उनको किसका मुकाबला करना पड़ा था? तो ये तो देख ही चुके हैं, गयासुद्दीन तुगलक का मुकाबला करना पड़ा था कर्नाट वंश के राजा हरि सिंह को। अगला क्वेश्चन है चंपारण में जो धांगर थे वो कहाँ से आए थे? तो जो चंपारण में धांगर थे वो छोटा नागपुर से आए थे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है गांधी जी चंपारण में कब आए थे? तो गांधी जी जो चंपारण में ये 20 जून 1917 को आए थे, यानी कि ऑप्शन 20 जून, यहाँ पर 17 नहीं, अप्रैल 1917 होगा, यहाँ पर जून नहीं होगा अप्रैल होगा, अप्रैल 1917 को गांधी जी जो है चंपारण में आए थे। अगला क्वेश्चन है तीन कठिया प्रथा का संबंध किससे है? तो तीन कठिया प्रथा का जो संबंध है वो नील से है, नील की खेती से है तीन कठिया प्रथा का संबंध, यानी कि ऑप्शन में इसका टी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और अगला क्वेश्चन है पढ़ई नदी कहाँ तक जाती है? पढ़ई नदी जो है ये कहाँ तक जाती है? तो ये जाती है भिखना थोड़ी तक, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा बराज कहाँ बन रहा था? बराज जो था ये कहाँ पे बन रहा था? तो भैंसा लोटन में बराज जो था ये बन रहा था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अम्रपाली ने तथागत को क्या सौंपा था? अम्रपाली अम्बापाली जो थे वो तथागत को क्या सौंपा था? तो आम्रवन सौंपा था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मठ के महंत ने गांधी जी को कहाँ पे शरण दी थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, मठ के महंत ने गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे जगह दी थी। अगला क्वेश्चन है ओषधानीरा शीर्षक निबंध किस विधा से है? तो आपको बता ही चुके ऊपर, ओषधानीरा जो एक यात्रा वृत्तांत है, लेकिन निबंध के द्वारा इसके निबंध के प्रकार से इसको लिखा गया था, इसलिए ये निबंध भी है। ऑप्शन में अगर दोनों रहे तो दोनों लगाएंगे, यात्रा वृत्तांत और निबंध दोनों। ऑप्शन में कोई एक रहे तो आप लोग एक ही लगाएंगे निबंध, लेकिन अगर निबंध रहे यात्रा वृत्तांत भी रहे लेकिन दोनों नहीं रहे तो यात्रा वृत्तांत लगाएंगे।
अब समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। और यहाँ तक कंप्लीट हो गया हमारा चैप्टर 7। कितना क्वेश्चन नंबर हुआ? 206। 206 अभी तक क्वेश्चन आप लोगों को करवा चुके हैं और टाइम हो गया 1 घंटा 6 मिनट। 1 घंटा 6 मिनट में आपको 200 क्वेश्चन करवा चुके हैं, 200 से ज़्यादा ही क्वेश्चन करवा चुके हैं और चैप्टर 8 पर पहुँच भी गए। इतना याद रखिएगा, चैप्टर 13 ही आपको करवाएंगे, यानी कि गदखंड आपका पूरा कंप्लीट करवा ही देंगे। काव्यखंड को नेक्स्ट वीडियो में करवा देंगे, समझ गए। गदखंड आपका कंप्लीट, काव्यखंड कंप्लीट। इसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ आपको ऊपर बता चुके हैं। अगर आप लोग पीडीएफ को देखना चाहते हैं ना कि पीडीएफ में क्वेश्चन कैसा रहेगा, किस तरह का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कैसा रहेगा, तो उसको देख भी सकते हैं। चैनल के होम पेज पर जैसे ही जाएगा आपको एक वीडियो मिल जाएगा ऊपर में ही, उस वीडियो को देखिएगा, उसमें आपको डिटेल में बता चुके हैं कि पीडीएफ कैसा रहेगा, कैसे लेना है, लेना तो बता ही दिए, कैसा रहेगा उसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब दिखा चुके हैं, समझ गए। चलिए तो अब चैप्टर 8 को शुरू कर लेते हैं। चैप्टर 8 क्या है? तो चैप्टर 8 जो है ये है एकांकी। और एकांकी क्या है? तो सिपाही की माँ है, जो कि एकांकी, और इसके लेखक है मोहन राकेश। थोड़ा सा इस चैप्टर के बारे में जान लीजिए। इस चैप्टर में एक लड़का रहता है मानक। मानक जो है उस समय बर्मा में युद्ध चल रहा था, जापान के में पड़ता है, वहाँ पे वो युद्ध पर गया था। उसकी बहन यहाँ पर रहती है और उसकी माँ रहती है बिस्नी यहाँ पर, समझ गए। तो अब वो जो बिस्नी रहती है उतना अमीर नहीं टाइप की नहीं रहती है, मतलब गरीब ही रहती है। तो मानक जब जैसे युद्ध पर से लौटेगा तो अपने बहन की हाथ पीले करवाएगा, उसकी शादी करवाएगा। और उसकी माँ जो है उसके आस देखती है, मतलब आशा करके देखती है कि कब आएगा मानक, कब आएगा और अपने बहन की हाथ पीले, यानी कि बहन की शादी करवाएगा बस। और दोनों इंतजार करती रहती है, बहन अपने भाई की और माँ अपने बेटे की। इसी पर ये एकांकी लिखा गया है। तो आप इतना समझिए इसमें क्या क्या पढ़ने को हमें मिलेगा। तब समझ लीजिए कि चैप्टर 1 है हमारा सिपाही की माँ, जो कि एक एकांकी है, और इसके लेखक कौन है? तो मोहन राकेश है, समझ गए। चलिए अब इस चैप्टर के क्वेश्चन को शुरू कर लेते हैं। और क्वेश्चन शुरू करने से पहले थोड़ा लेखक के बारे में देख लेते हैं। तो 8 जनवरी 1925 को मोहन राकेश जो है उनका जन्म हुआ था। मृत्यु हुई थी 3 जनवरी 1972 को नई दिल्ली में। जन्म कहाँ पर हुआ था? तो जांडी वाली गली अमृतसर में पड़ता है, यहाँ पर जन्म हुआ था मोहन राकेश का। मोहन राकेश के बचपन का नाम, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे, मदन मोहन गुगलानी मोहन राकेश के बचपन का नाम था। उनके पिता का नाम था श्री करमचंद गुगलानी, जो कि पेशे से वकील थे। एग्जाम में यही पूछा जाएगा, नाम अब पूछना छोड़ दिया, क्योंकि पहले क्या होता था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थोड़ा कम रहता था, अब तो डबल आने लगा। तो पहले कम रहता था तो जो एग्जामिनर होते थे क्वेश्चन सेट करने वाले, वो भी सोचते थे थोड़ा इजी क्वेश्चन भी कर देते, लेकिन अब वो भी जानता है कि 100 क्वेश्चन है, उसमें से बनाना केवल 50 है, तो थोड़ा तो टफ देगा ना, तो थोड़ा सा वो ट्रिकी देगा। और वो कभी नहीं, मुझे जो ऐसा लगता है कि वो कभी नहीं पूछेगा कि मोहन राकेश के पिता का नाम, वो पूछेगा मोहन राकेश के पिता को क्या काम करते थे, तो वकील थे। किस काल के हैं मोहन राकेश? तो वो आधुनिक काल के हैं। इतना समझ गए, यानी कि आप मोहन राकेश के बारे में थोड़ा बहुत आपको पता चल गया। एकांकी के बारे में भी थोड़ा बहुत आपको समझाते हैं क्या किस बारे में एकांकी है। अब इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को शुरू करते हैं। और एक और चीज़ आपको बता देते हैं, जैसे चैप्टर वाइज आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा रहे हैं, तो 13 चैप्टर आपका गदखंड कंप्लीट हो जाएगा, 13 चैप्टर आपका काव्यखंड कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे? सिर्फ एक वीडियो लाएंगे। वीडियो भले 3 घंटा 2 घंटा, यानी लेकिन 2 घंटा से तो ऊपर का ही होगा। इसमें क्या करेंगे? पूरे गदखंड का आपको सब्जेक्टिव में जो लघुतरीय होता है, दीर्घोत्तरीय होता है, 100 प्रसंग व्याख्या वाला होता है, उसको कंप्लीट करवाएंगे। और दूसरा वीडियो में क्या कंप्लीट करवाएंगे? तो लघुतरीय और दीर्घोत्तरीय और 100 प्रसंग व्याख्या वाला काव्यखंड का कंप्लीट करवाएंगे। यानी 4 वीडियो जो आएगा, उस 4 वीडियो में आपका पूरा बुक ही कंप्लीट हो जाएगा, समझ गए ना। तभी तो ये पहला वीडियो ही है। चलिए, और इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले आपको एक बात बताना चाहेंगे। आपके सबके पास क्वेश्चन बैंक होगा ही, लेकिन क्वेश्चन बैंक नहीं होगा तो कोई बात नहीं। अभी जो आपको पीडीएफ ऊपर में बताएं, वो पीडीएफ आप जैसे ही लेंगे तो उसमें 2024 का क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाएगा। 2024 का जो क्वेश्चन देखिएगा उसमें आप देखिएगा, ये जो क्वेश्चन है सिपाही की माँ एकांकी किस पुस्तक से लिया गया था। इस क्वेश्चन को 2 बार पूछ लिया था। क्वेश्चन एक है, लेकिन इस क्वेश्चन को पूछा कितनी बार गया था? 2 बार। यानी अगर आप एक बार क्वेश्चन को याद है, यानी 2 नंबर आपका फिक्स हो जाता है। और ये क्वेश्चन अगर आप देखिएगा पिछले 10 साल की बात करें तो 6 से 7 बार ये क्वेश्चन पूछा गया था। और अभी आपको बताएं 2024 में तो इसी क्वेश्चन को 2 बार पूछ लिया था, समझ गए ना। तो क्वेश्चन क्या है कि सिपाही की माँ एकांकी किस पुस्तक से लिया गया था? तो अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से सिपाही की माँ एकांकी को लिया गया था, समझ गए। इस क्वेश्चन को याद ही कर लीजिएगा, हो सकता है इस बार नहीं पूछा जाए, लेकिन कम चांस है, क्या पता पूछ ले, क्योंकि पिछली बार इस क्वेश्चन को 2 बार पूछ लिया था। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन है, मुन्नी किस दिन मानक की चिट्ठी के आने की भविष्यवाणी करती है। अब ये मुन्नी कौन होती है? तो अभी आपको बताया ना, वो बहन होती है और उसकी माँ होती है मानक की, तो वही मुन्नी रहता है मानक की बहन का नाम। तो मुन्नी जो रहती है वो मानक की चिट्ठी आने की भविष्यवाणी जो है वो करती है मंगलवार को, कि मंगलवार को भैया का चिट्ठी जरूर आएगा ही। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन कहता है मैं इसकी लाश ले जाकर चील और कौवों के आगे डाल दूंगा। ऐसा कौन कहता है? तो ऐसा कहता है सिपाही। वो जो सिपाही रहता है वो कहता है कि वो जो पढ़िएगा, अभी तो उतना आपको डिटेल में नहीं बता सकते इस एकांकी के बारे में, क्योंकि बहुत बार ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, लेकिन जैसे ही आप पढ़िएगा ना तो उसमें आपको पता चलेगा कि सिपाही जो रहता है वो बोलता है कि मैं इसकी लाश को ले जाकर चील और कौवों के आगे डाल दूंगा।
अगला क्वेश्चन है किसके कड़े के मोती तारों की तरह चमकते हैं। किसके कड़े की जो मोती है वो तारों की तरह चमकते हैं। तो तारों मतलब यहाँ पर कौन सा तारो, तारो मतलब वो जो तारा है वो तारो, उस स्टार जो है उसको यहाँ पर तारो कहा गया। और तारो एक नाम भी है। तो तारों की जो तारो है, तारों की जो कड़े हैं वो तारों की तरह चमकते हैं। तो समझिए कि ये तारो जो है, ये तारो मतलब स्टार और तारो एक नाम भी है। तो समझ गए कि तारों के जो कड़ों के मोती थे वो तारों की तरह चमकते थे। समझ गए। चलिए अब अगला क्वेश्चन है हमारा, किस पार्ट में ये उद्धरण आया, यानी किस पार्ट में ये लाइन आया है कि फौजी वहां लड़ने के लिए वहां गए हैं, वहां से भाग नहीं सकते, जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। तो ये किस पार्ट में आया है, तो ये जो है सिपाही की मां एकांकी में। ऑप्शन में इसका सी हो जाएगा। वो जो युद्ध होते रहता है, जहाँ पर मानक है वहाँ पर युद्ध होते रहता है, वहाँ से भागकर दो लड़की आती है और वही लड़की जब मानक की माँ से मिलती है तो वो बोलती है कि वहाँ पर फौजी लड़ने के लिए गए हैं, वहाँ से भाग नहीं सकते हैं, और जो फौजी भाग कर जाता है उसे गोली मार दी जाती है। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है हमारा, सिपाही की माँ किस एकांकी संग्रह से लिया गया। तो देख लिए ना, अंडे के छिलके तथा एन एकांकी से। ये जो अभी आपको करवा रहे हैं ये क्वेश्चन और जो पहला क्वेश्चन करवाएं सेम इसी तरह से दोनों क्वेश्चन इस बार के एग्जाम में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, मुन्नी और मानक की माँ का नाम क्या है। तो ऊपर बता देते हैं, मुन्नी और मानक की नाम का है, सॉरी बिस्नी होगा ना, किसनी नहीं, बिस्नी। इसीलिए बता रहे हैं कि बार बार अच्छे से पढ़ते रहना है, किसनी नहीं बिस्नी होगा इसका। सिपाही की माँ एकांकी के अनुसार लड़ाई जो हो रही थी वो कहाँ पे हो रही थी। तो सिपाही की माँ जो एकांकी है उसके अनुसार लड़ाई जो है बर्मा में हो रही थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और बर्मा में ही मानक जो था वो लड़ाई पर गया था। मोहन राकेश की एकांकी का शीर्षक का नाम क्या है। अब तो बताने की जरूरत भी नहीं रही, आपको पता ही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, सिपाही की माँ कौन है। तो सिपाही की माँ कौन है, तो बिश्नी है। यहाँ पर बिशन दिया हुआ, लेकिन इसको याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिपाही की माँ एकांकी में कुंती कौन रहती है। अब जो अभी कुंती है, ये तो कुंती तो आपको कभी पता ही नहीं कुंती कौन रहती है। तो सिपाही की माँ एकांकी जो है उसमें कुंती जो है वो पड़ोसन रहती है। समझ गए। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। कुंती जो रहती है वो जो बिस्नी रहती है या फिर मानक जिसको बोले, मानक बिस्नी या मुन्नी, उस तीनों की पड़ोसन कौन रहती है, तो कुंती रहती है। अगला क्वेश्चन है, रवेश क्या होता है। रवेश जो है ये क्या होता है, तो ये मोटे सूत की बनी हुई चादर होता है रवेश। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसके कड़ों के मोती तारों की तरह चमकते हैं। तो ये तो आपको बता ही चुके हैं, तारों के। ये नाम है तारों, और तारों मतलब स्टार। मोहन राकेश के बचपन का नाम ऊपर ही आपको बता चुके हैं, मदन मोहन मुगलानी मोहन राकेश के बचपन का नाम था, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुन्नी कौन थी। तो मुन्नी जो थी ये बिस्नी की बेटी थी और मानक की बहन थी। अगला क्वेश्चन है, रंगून कहाँ है। रंगून जो है ये बर्मा में है। कहाँ पे है, तो बर्मा में है रंगून। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह है। तो मोहन राकेश के द्वारा रचित जो नाटक संग्रह है वो है आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ का एक दिन एक नाटक है जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है। समझ गए। जब आगे आप जाइएगा कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम का तैयारी कीजिएगा उसमें आपको पता चलेगा आषाढ़ का एक दिन बहुत ही ज़्यादा फेमस नाटक है। यूट्यूब पे आपको नाटक भी देखने को मिल जाएगा। उस नाटक के जो नाटक है इसके लेखक कौन है, इसके रचयिता कौन है, तो मोहन राकेश है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में बिस्नी की पड़ोसन कौन है। तो बिस्नी के पड़ोसन ऊपर ही देख चुके हैं, कुंती कौन थी, तो बिस्नी की पड़ोसन थी। अगला क्वेश्चन है, मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था। बता चुके हैं मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था, तो 8 जनवरी 1925 को हुआ था। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी कृति मोहन राकेश की है। 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। तो जानवर, और जानवर जो है ये मोहन राकेश की ही कृति है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है। ऊपर था है और यहाँ पर नहीं है। एक और जिंदगी, अंधेरे बंद कमरे और आधे अधूरे, ये तीनों कृति किसकी है, तो मोहन राकेश की। इतिहास और आलोचना जो है ये मोहन राकेश की कृति नहीं है, यानी कि ऑप्शन में इसका सी हो जाएगा। सिपाही की माँ एकांकी कथा वस्तु है। तो सिपाही की माँ एकांकी जो कथा वस्तु है ये किस वर्ग की कथा वस्तु है, तो निम्न मध्यम वर्ग की कथा वस्तु है सिपाही की माँ एकांकी। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिपाही की माँ एकांकी की बिस्नी चरपाई के पास मोड़े पर बैठी क्या करती दिखाई देती है। तो क्या करती रहती है, तो सूत काटती रहती है। क्या करती है, यहाँ पर काटती, यहाँ पर काटो होगा, तो है ना, तो यहाँ पर टो होगा, काटती रहती है। सिपाही की माँ एकांकी जो है इसमें बिस्नी जो रहती है जो कि मानक की माँ है वो चरपाई के पास एक मोड़े यानी कि सीढ़ी जो होता है ना उस पर बैठ करके सूत काटती है। समझ गए। अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है, सिपाही की माँ एकांकी के लेखक या सिपाही की माँ, ये तो बताइए होगा कौन है, तो मोहन राकेश है। इसके लेखक बोल लीजिए, एकांकी के रचनाकार बोल लीजिए, जो बोलिए। और यहाँ पर कंप्लीट हमारा हो जाता है चैप्टर 8 जो कि था एकांकी, जिसके लेखक कौन थे, तो मोहन राकेश थे। और यहाँ से क्या शुरू होगा, तो यहाँ से शुरू होगा परगीत और समाज। और परगीत और समाज है क्या, तो परगीत और समाज जो एक निबंध है, और इस निबंध के लेखक कौन है, तो इस निबंध के लेखक है नामवर सिंह। समझ गए।
चलिए तो यहाँ शुरू कर लेते हैं और अब नामवर सिंह के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो ये तो समझ गए, प्रगीत और समाज निबंध है, लेखक है नामवर सिंह। नामवर सिंह का जन्म 28 जुलाई 1927 को हुआ था। मृत्यु की बात करें तो 19 फरवरी 2019 को, यानी कि लेटेस्ट में ही इनकी मृत्यु हुई थी 2019 को। और आप बुक में देखिएगा तो बुक में इनकी मृत्यु के बारे में दिया भी नहीं होगा। जन्म स्थान की बात करें तो जीयनपुर वाराणसी, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, यहाँ पर जन्म हुआ था किनका, तो नामवर सिंह का। उसके बाद बात कर ले इनकी माता का नाम तो बागेश्वरी देवी था और उनके पिता का नाम था नांगल सिंह। लेकिन आप लोग याद ज़्यादातर क्या रखेंगे, भूलना जो कि नहीं है, शिक्षक थे। पिता इनके क्या थे, तो पिता इनके जो से वो शिक्षक थे, नामवर सिंह के पिता, समझ गए। तो ये कंप्लीट हो जाता है नामवर सिंह के बारे में थोड़ा सा परिचय। अब शुरू कर लेते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन है इस चैप्टर का कि बाज की दाढ़ में आदमी का खून लग चुका है। बाज जो होता है ना, बाज, उसकी दाढ़ में, दाढ़ी जो होता है उसमें आदमी का खून लग चुका है। ये जो कविता है ये किस पंक्ति की है, तो तय ही तो था, तय ही तो था इस कविता की ये पंक्ति है। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मैं तुम लोगों से दूर हूँ, ये किस कविता की है पंक्ति, तो मुक्ति बोध की पंक्ति है। ऑप्शन में इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नामवर सिंह का जन्म, ऊपर बता चुके हैं 28 जुलाई 1927 को नामवर सिंह का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और अगला क्वेश्चन है कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की है। चार ऑप्शन में सबको बताना है नामवर सिंह की कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की है, तो ऑप्शन में इसका हो जाएगा पृथ्वीराज राजसों की भाषा। ये क्या है, तो नामवर सिंह की कृति है। ऑप्शन में इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की नहीं है, तो बलकम खुद, इतिहास की आलोचना, दूसरी परंपरा की खोज। तीनों जो है नामवर सिंह की कृति है। तिरिच किसकी है, तो उदय प्रकाश की, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी, नामवर सिंह की कौन सी पुस्तक नहीं है, तो तिरिच। अगला क्वेश्चन है राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है, तो राम की शक्ति पूजा जो है ये निराला की कविता है, यानी कि ऑप्शन में इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रगीत और समाज के लेखक कौन है, ये तो पता ही होगा। प्रगीत और समाज के जो लेखक है वो नामवर सिंह है। बालकृष्ण भट्ट जो है ये किसके लेखक है, तो बातचीत पाठ के लेखक है। जयप्रकाश नारायण जो है ये किसके लेखक है, तो संपूर्ण क्रांति के पाठ के लेखक है। उदय प्रकाश जो है ये किसके लेखक है, तो तिरिच पाठ के लेखक है। अगला क्वेश्चन है नामवर सिंह के द्वारा लिखित प्रगीत और समाज ये है क्या, तो ऊपर में आपको बता चुके हैं ना क्या है, निबंध है। ऑप्शन में इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन प्रलय की छाया के कवि है। प्रलय की छाया के कवि कौन है, चार ऑप्शन में से आपको बताना है, तो जयशंकर प्रसाद जो है प्रलय की छाया के कवि हैं। अगला क्वेश्चन है तुलसीदास के रचयिता कौन है, तो तुलसीदास के जो रचयिता है वो श्रीकांत त्रिपाठी निराला है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन में इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कविता के लिए प्रतिमान के लेखक कौन है। कविता के लिए प्रतिमान के जो लेखक हैं वो नामवर सिंह है, यानी कि ऑप्शन में इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा नामवर सिंह को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। नामवर सिंह को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था, तो कविता के नए प्रतिमान पर नामवर सिंह को जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नामवर सिंह प्रधान संपादक थे, तो नामवर सिंह जो थे ये प्रधान संपादक थे आलोचना त्रेता मासिक के, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कामयानी के कवि हैं, तो कामयानी के जो कवि हैं वो हैं कौन, तो कामयानी के कवि हैं जयशंकर प्रसाद। याद कीजिए ऊपर में आपको बता चुके हैं जयशंकर प्रसाद के जब करवा रहे थे उस समय। अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन लिरिक का पर्याय है। लिरिक का पर्याय क्या होता है, पर्यायवाची क्या होता है, तो इसका पर्याय होता है प्रगीत। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रगीत और समाज निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया है, तो प्रगीत और समाज निबंध जो है ये वाद विवाद संवाद से लिया गया है। और इसको तो आप अच्छे से नोट कीजिए, याद कीजिए, जो करना है कीजिए, लेकिन याद रखिएगा VVI है कि प्रगीत और समाज निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया, तो वाद विवाद संवाद से। चरम वैयक्तिकता ही परम सामाजिकता है किस पंक्ति की किस शीर्षक की पंक्ति है, तो ये भी आपको बता चुके हैं। चरम वैयक्तिकता ही परम सामाजिकता है, ये पिछले वीडियो में बता चुके हैं, इस वीडियो में नहीं बताएं, समझ गए ना। तो प्रगीत और समाज क्या, वैसे आप लोगों को पता होगा लेकिन एग्जाम में कंफ्यूज हो जाएगा। पता है क्यों कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि अभी तो पता है कि ये चैप्टर नामवर सिंह का है, प्रगीत और समाज चैप्टर है, तो वही होगा ना, लेकिन एग्जाम में तो ऐसा रहेगा नहीं। इसका एक ही जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम का एक ही हल है कि आप लोगों को बार बार रिवीजन करना है। ऊपर आपको PDF बता देते कैसे लेना, PDF को लेकर के बार बार रिवीजन करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन है यथार्थ किस लेन देन का नाम ही संसार है, ये पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई थी, तो ये पंक्ति लिखी गई थी मलियज के द्वारा। बताइए, यहाँ पर आप लोग नामवर सिंह भी लगा सकते थे, लेकिन ये लिखा गया था मलियज के द्वारा। अगला क्वेश्चन है प्रगीत और समाज शीर्षक निबंध के लेखक कौन है, ये तो आप बताने की जरूरत इतना है ही नहीं, क्योंकि कितना बार आपको ये बता चुके हैं कौन है, तो नामवर सिंह।
अगला क्वेश्चन है नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, तो आपको बता चुके हैं जीयनपुर, जो कि वाराणसी उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर नामवर सिंह का जन्म हुआ था, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, और यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, अगला क्वेश्चन नहीं है, चैप्टर 9 कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ से शुरू है चैप्टर 10 का क्वेश्चन। तो चैप्टर 10 क्या है, तो चैप्टर 10 तो कई बार देख चुके हैं, जूठन है, चैप्टर 10 जूठन है। और जूठन क्या है, तो आत्मकथा है। आत्मकथा जो है ये किसकी है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। थोड़ा सा इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, आत्मकथा ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। ओम प्रकाश वाल्मीकि जो है ये दलित समाज से आते थे, और इनको किस तरह से दबाया जाता था, बचपन में इनके साथ क्या क्या व्यवहार किया जाता था, किस तरह से जो पशु कोई मर जाता था उसको फेंकने के लिए बुलाया जाता था, फिर इसके साथ अच्छा व्यवहार भी नहीं किया जाता था, यानी कि इनका जीवन कैसा था। इनकी जो आत्मकथा है ओम प्रकाश वाल्मीकि की, वही ये इसमें लिखे हुए हैं, समझ गए। ये एक दलित आत्मकथा है, तो इतना तो समझ गए। अब चलिए शुरू कर लेते हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि के बारे में थोड़ा जानना। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की बात करें तो ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म हुआ था 30 जून 1950 को, और इनकी मृत्यु हुई थी 17 नवंबर 2013 को। ये मृत्यु भी जो इनकी है ये भी आपको बुक में देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ पर आपको बता रहे हैं, आपके शायद एग्जाम में पूछ ले इसलिए आपको ऐड करवा दिए हैं। जन्म स्थान की बात करें तो इनका जन्म हुआ था बड़ला, जो कि मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। माता का नाम था मुकुंदी देवी और इनके पिता का नाम था छोटन लाल। याद रखिएगा, मुकुंदी देवी और छोटन लाल ओम प्रकाश वाल्मीकि की माता का नाम था। माता का नाम था मुकुंदी देवी और पिता का नाम था छोटन लाल। इतना समझ गए। अब करते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन को, समझ गए। तो चैप्टर 10 ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया जूठन है। इसके चैप्टर के फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं, और फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को पता होगा, बताइए पता है कि नहीं कि जूठन का रचनाकार कौन है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। जूठन के जो है रचनाकार कौन है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा मास्टर है जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवाते हैं, यह किसका कथन था। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जब स्कूल में जाते थे तो जो मास्टर था वो उनको पढ़ने के लिए नहीं देता, पढ़ने के लिए क्लास में नहीं आने देता था। उनसे कहता था कि तुम जाओ जाके जो बाहर में झाड़ू लगाओ। तो इस पर क्या होता है कि लेखक के जो पिताजी होते हैं, ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिताजी एक दिन रास्ते से जाते हैं और वो देख लेते हैं वो लेखक को झाड़ू लगाते हुए। इस पर वो गुस्सा हो जाते हैं और उसको ओम प्रकाश वाल्मीकि को लेकर जाते हैं और जोर से चिल्लाते हुए बोलते हैं, कौन सा वो मास्टर है जो कि मेरे लड़के से झाड़ू लगवा रहा है। तो वो लेखक के पिताजी रहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्कूल के हेडमास्टर का नाम क्या होता है। तो जिस स्कूल में ओम प्रकाश वाल्मीकि जो है वो पढ़ते हैं उस स्कूल में हेडमास्टर का नाम क्या होता है। ये सेम क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था, और इसमें आपको क्या कंफ्यूज हो जाता है कि कलीराम और कालीराम में। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि स्कूल के हेडमास्टर का नाम था कलीराम, लेकिन आपके ऑप्शन में यहाँ पर कालीराम भी रहेगा। जो एग्जामिनर होगा वो कालीराम भी सेट करेगा ताकि आप कन्फ्यूज हो, इसलिए कन्फ्यूज नहीं होना, याद रखना है। स्कूल के हेडमास्टर का नाम क्या था, तो कलीराम था, जिसमें कि लेखक पढ़ते थे, यानी कि ओम प्रकाश वाल्मीकि। अब ओम प्रकाश वाल्मीकि की जन्म की बात करें तो ऊपर बता चुके हैं इनका जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था 30 जून 1950 को। ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ था, तो 30 जून 1950 को हुआ था। अगला क्वेश्चन करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सलाम कहानी संग्रह के कहानीकार हैं, यानी कि सलाम क्या है, तो कहानी संग्रह है, और इस कहानी संग्रह के कहानीकार कौन है, तो जयशंकर प्रसाद है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन सी है। तो बताने की जरूरत नहीं है, जूठन जो है ये ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर सुरेंद्र होना चाहिए था, समझ गए। सुरेंद्र सिंह किसका पोता था। सुरेंद्र सिंह जो है ना उसमें एक दिया पात्र है, वो किसका पोता था, तो सुखदेव सिंह त्यागी का पोता था सुरेंद्र सिंह। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक, इसके लेखक है ओम प्रकाश वाल्मीकि। इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा, समझ गए ना। वैसे तो जितना क्वेश्चन है सबको याद ही रखना है, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो आपको अगर बता देते हैं कि इसको अच्छे से याद रखना है, मतलब ये समझ लीजिए कोई क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, तो याद रखिएगा इसको। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, जूठन क्या है, तो कई बार तो बता ही चुके हैं, जूठन एक आत्मकथा है ओम प्रकाश वाल्मीकि की। जूठन में चित्रण हुआ है, तो जूठन में जो है किसका चित्रण किया गया, तो जूठन जो पार्ट है इसमें चित्रण किया गया सामाजिक विषमता का, यानी कि समाज में किस तरह का विषमता है इसी का चित्रण किया गया जूठन पार्ट में। आत्मकथा लेखक की माँ किसके यहाँ काम करती थी। आत्मकथा लेखक यानी कि जो ओम प्रकाश वाल्मीकि की माँ थी वो किसके यहाँ काम करती थी, तो ब्रह्मदेव सिंह त्यागी के यहाँ, पर तगा लिखा हुआ लेकिन त्यागी के यहाँ घर पे काम करती थी जो लेखक है ओम प्रकाश वाल्मीकि, उनकी माँ। अगला क्वेश्चन है, ओम प्रकाश ने किस नाट्यशाला की स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मेघदूत नामक नाट्यशाला की स्थापना ओम प्रकाश वाल्मीकि ने किया था। अगला क्वेश्चन है, मेघदूत नामक नाट्यशाला कहाँ पर स्थापित हुआ था। मेघदूत नामक नाट्यशाला जो है यह स्थापित हुआ था महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये तो पता ही है, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र रचनाकार ओम प्रकाश वाल्मीकि।
अगला क्वेश्चन है जूठन किस चेतना की रचना है? तो जूठन जो है ये राजनीतिक चेतना की रचना है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा अब और नहीं वाल्मीकि यानी कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की अब और नहीं जो है ये किस प्रकार की कृति है? कहानी, कविता, उपन्यास या निबंध है? तो ये अब और नहीं जो है ये ओम प्रकाश वाल्मीकि की कविता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जूठन, ये तो पता है जूठन किस विधा में? तो आत्मकथा है और जूठन, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और यहाँ पर शायद कंप्लीट हो गया हमारा चैप्टर 10। अब चैप्टर 11 क्या है, चैप्टर 11 क्या है? तो चैप्टर 11 है हंसते हुए मेरा अकेलापन। अब ये समझ लीजिए कि ये है क्या, तो एक डायरी है। मलियत जो थे, अब होता है ना कि लोग डायरी लिखते हैं, तो डायरी के जो कुछ पन्ने हैं उसी को इसमें ऐड कर दिया गया, चैप्टर बना दिया गया। तो समझ गए कि हंसते हुए मेरा अकेलापन क्या है? तो डायरी है, लेखक कौन है? तो मलियज। थोड़ा सा मलियज के बारे में देख लेते हैं। तो मलियज का जो जन्म है ये हुआ था 1935 को, मृत्यु हुई थी 16 अप्रैल 1982 को, और जन्म स्थान कहाँ है, यानी कि इनका जन्म जो हुआ था 1935 में कहाँ पर हुआ था? तो महुई आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में मलियज का जन्म हुआ था। माता का नाम था इनका प्रभावती देवी और इनके पिता का नाम था त्रिलोकीनाथ वर्मा। और इनका मूल नाम, ये इंपॉर्टेंट है, इनका मूल नाम क्या था? तो मलियज का मूल नाम था भरत जी श्रीवास्तव। तो थोड़ा सा मलियज के बारे में आप समझ लिए, चैप्टर क्या है उस बारे में समझ लिए। अब तो इस चैप्टर के क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग पहुँच चुके हैं किस चैप्टर पे? तो हम लोग पहुँच चुके हैं चैप्टर 11 पे। अब बस चैप्टर 11, 12 और 13 बस, मतलब इसको मिला करके 3 चैप्टर बचा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 268 पर पहुँच चुके हैं और टाइम हो चुका है 1 घंटा 27 मिनट। लगभग 2 घंटे से पहले ही आपका पूरा जो है वो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो इस चैप्टर का जो पहला क्वेश्चन है वो है मलियज की रचना नहीं है। कौन सी रचना मलियज की नहीं है 4 ऑप्शन में से? तो इसका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सुरक्षा कहाँ हो सकती है? तो सुरक्षा जो है वो चुनौती को झेलने में हो सकती है, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रचने और भोगने का रिश्ता कैसा होता है? तो रचने और भोगने का जो रिश्ता होता है ये द्वंद्वात्मक प्रभाव का होता है, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हंसते हुए मेरे अकेलापन के लेखक कौन है? तो ऊपर ही देख चुके हैं मलियज है हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक। और मलियज का जन्म कब हुआ था? तो मलियज का जन्म ऊपर ही बता चुके हैं 1935 1935 में मलियज का जन्म हुआ था। मलियज का मूल नाम क्या था? तो याद रखना मलियज का जो मूल नाम है वो भरत जी श्रीवास्तव था, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कौन सी रचना मलियज की है? 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सी जो रचना है वो मलियज की है। अब 4 ऑप्शन पढ़िए तो क्या क्या है? एक चादर मैली सी, भीनी भीनी चदरिया, उसके बाद क्या है कविता के साक्षात्कार, और चौथा ऑप्शन क्या है? तो मौत के मुस्कुराए। तो कविता के जो साक्षात्कार है ये मलियज की रचना है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। एक और चीज़ आपको याद रखना है, ये कई बार पूछ भी लेता है कि कविता के जो साक्षात्कार है ये लिखा कब गया था? तो 1979 में ये मलियज के द्वारा कविता के साक्षात्कार जो है ये लिखा गया था 1979 में। अगला क्वेश्चन है कौन सी रचना मलियज की नहीं है? 4 ऑप्शन में सबको बताना है। अगर 4 ऑप्शन पढ़ेंगे तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए आपको डिटेल में बताते नहीं है। तो देखिए जख्म पर धूल और संवाद एकाल्प रामचंद्र शुक्ल ये तीनों जो है ये मलियज की रचना है, लेकिन सुनो राधिका जो है राधिका ये मलियज की रचना नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा कविता संग्रह है, तो 4 ऑप्शन से बताना कि कौन सा कविता संग्रह है? जख्म पर धूल जो है ये कविता संग्रह है। अगला क्वेश्चन है हमारा हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा में लिखित है? यानी कि हंसते हुए मेरा अकेलापन क्या है? तो ऊपर ही बता चुके हैं हंसते हुए मेरा अकेलापन जो है डायरी विधा में लिखा गया डायरी है। अगला क्वेश्चन है हर आदमी उस संसार को रचता है जिसमें वह जीता है और भोगता है। ये जो कथन है ये कथन किसका है? तो ये जो कथन है ये कथन है मलियज का है, याद रखिएगा। हर आदमी उस संसार को रचता है जिसमें वह जीता और भोगता है, ये जो कथन है ये मलियज का कथन है। अगला क्वेश्चन है यथार्थ किस लेन देन का नाम ही संसार है? यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? तो यथार्थ किस लेन देन का नाम ही संसार है, ये जो पंक्ति है ये मलियज के द्वारा ही लिखी गई है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। और यहाँ तक कंप्लीट होता है हमारा चैप्टर 11। चैप्टर 11 कंप्लीट हो चुका है। अब चैप्टर 12 को देखते हैं, चैप्टर 12 को देखते हैं। चैप्टर 12 क्या है? तो चैप्टर 12 को तो पिछले चैप्टर 11 जब तक किए हैं, इस चैप्टर 11 में कम से कम 11 बार तो देख ही चुके हैं। तिरिच तो तिरिच के बारे में आप देख लेते हैं। तो तिरिच क्या है? तो तिरिच एक कहानी है और इस कहानी के लेखक कौन है? तो उदय प्रकाश है, समझ गए। अब थोड़ा सा उदय प्रकाश के बारे में देख ले। तो उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था? तो उदय प्रकाश का जो जन्म है ये 1 जनवरी 1952 को हुआ था। अब हुआ कहाँ पर था? तो सीतापुर अनूपपुर जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, यहाँ पर जन्म हुआ था उदय प्रकाश का। इनकी माता की बात करें तो इनकी माता का नाम था गंगा देवी। उदय प्रकाश की माता का क्या नाम था? तो गंगा देवी था। इनके पिता का नाम था प्रेम कुमार सिंह। अच्छे से समझ गए उदय प्रकाश के बारे में। अब इस चैप्टर को देख लेते हैं, इस चैप्टर के जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो चैप्टर का जो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 280 नंबर क्वेश्चन कि तिरिच के रचनाकार हैं। तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी बताने में, आपको लोगों को याद ही होगा कौन है? तो उदय प्रकाश है।
अगला क्वेश्चन है त्रिच कहानी में पिताजी का नाम क्या रहता है? तो त्रिच कहानी में जो लेखक है उनके पिताजी का नाम रहता है राम स्वरथ प्रसाद। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कहानीकार त्रिच की लाश को जलाने जंगल में किसके साथ गया था? तो कहानीकार जो है वो त्रिच की लाश, त्रिच होता है वो गिरी टाइप का नहीं होता है, जो जंगली छिपकली लिजार्ड जिसको बोलते हैं, कभी देखते होंगे आप लोग जंगल उंगल जाते होंगे तो देखते होंगे जंगल में वो बिजली छिपकली के टाइप का रहता है, लेकिन उसका पूंछ देखिएगा तो थोड़ा सा बड़ा सा रहता है वही। तो कहानीकार त्रिच की लाश को जलाने के लिए जंगल में किसके साथ गया था? तो थानू के साथ गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। पंडित राम अवतार क्या थे? अब इस क्वेश्चन के बारे में आपको क्या ही बताए, कितना ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो अच्छे से याद रखना ही है कि पंडित राम अवतार जो थे वो ज्योतिष भी थे और वैद्य भी थे। अगला क्वेश्चन है त्रिच कहानी के कहानीकार कौन है? समझ सकते हैं इसका कहानीकार आपको पता ही होगा, ठीक है, उदय प्रकाश। अगला क्वेश्चन है कौन सी कृति उदय प्रकाश की नहीं है? कौन सी कृति उदय प्रकाश की नहीं है? तो पीली छतरी वाली लड़की, पॉल गोमड़ा का स्कूटर और अंत में प्रार्थना, ये तीनों जो है उदय प्रकाश की कृति है, लेकिन टूटा हुआ पुल जो है ये उदय प्रकाश की कृति नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है त्रिच कैसी कहानी है? तो त्रिच जो है कहानी है, लेकिन किस प्रकार की कहानी है? तो प्रतीकात्मक कहानी है, याद रखिएगा, मनोवैज्ञानिक नहीं है, प्रतीकात्मक कहानी है त्रिच। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पिताजी की मृत्यु कैसी होती है? त्रिच पाठ में जो लेखक के पिताजी की मृत्यु होती है वो मानसिक सदमे और अधिक रक्त यानी कि अधिक खून बह जाने के कारण, अधिक रक्तस्राव के कारण लेखक के पिताजी की मृत्यु हो जाती है त्रिच पाठ में। लेकिन अगर आप लोग कोई भी चैप्टर नहीं पढ़े होंगे तो नहीं मत पढ़िएगा, मतलब अगर नहीं पढ़े होंगे तभी आपके पास उतना टाइम नहीं कि आप पढ़े, लेकिन कभी अगर फुर्सत मिले तो 2 चैप्टर आप लोग जरूर पढ़िएगा। 2 चैप्टर कौन कौन है? तो एक चैप्टर तो उसने कहा था कहानी, जो कि एकदम कहानी की तरह बहुत ही अच्छा है, और एक चैप्टर है उदय प्रकाश का, ये लिखा गया त्रिच कहानी। लग के लग रहा कि सुन के लग रहा हो कि बोरिंग हुआ त्रिच, लेकिन एक बार पढ़ के देखिएगा, चैप्टर थोड़ा सा बड़ा लेकिन मजा बहुत आएगा। एक बार पढ़ के देखिएगा दोनों को, अभी तक अगर किसी को नहीं पढ़े ना तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस 2 को जरूर पढ़िएगा, एक तो उसने कहा था कहानी और एक त्रिच कहानी, दोनों कहानी को जरूर पढ़िएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, और अगला क्वेश्चन है हमारा उदय प्रकाश का जन्म हुआ था? तो ऊपर बता चुके हैं आप लोग को, उदय प्रकाश का जन्म है ये 1 जनवरी 1952 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है कौन सी कृति उदय प्रकाश की है? कौन सी कृति जो है 4 ऑप्शन में से आपको बताना है, ये उदय प्रकाश की है, तो इसका हो जाएगा दरियाई घोड़ा। ये जो है ये उदय प्रकाश की कृति है, दरियाई घोड़ा। अगला क्वेश्चन है हमारा त्रिच के लेखक कौन है? कई बार बता चुके हैं, त्रिच के लेखक बताइए आप लोग, उदय प्रकाश। अब त्रिच होता क्या है? तो ऊपर ही आपको बताया था ना, त्रिच एक विस्खापर भी कहीं पर कहते हैं, उसको जहरीला लिजार्ड भी कहते हैं। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। त्रिच क्या होता है? तो विस्खापर या जहरीला लिजार्ड कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है अरेवा परेवा उदय प्रकाश की कैसी कृति है? ये तो हम समझ गए कि अरेवा परेवा उदय प्रकाश की कृति है, लेकिन किस तरह की ये कृति है? तो अरेवा परेवा जो है ये उदय प्रकाश की कहानी संग्रह है, कहानी है अरेवा परेवा, जो कि लिखा गया था उदय प्रकाश के द्वारा। ऑप्शन में इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कहानीकार को सपने में बोलने और चीखने की आदत है, यह किसने बतलाया था? कि कहानीकार जो है उसको सपने में बोलने और चीखने की आदत है। तो कहानीकार जो है उनकी यानी कि उदय प्रकाश की माँ ने बताया था कि उनको सपने में बोलने और चीखने की आदत है। अगला क्वेश्चन है हमारा त्रिच को कैसी कहानी माना जाता है? त्रिच जो है इसको किस प्रकार की कहानी माना जाता है? तो जादुई यथार्थ की कहानी त्रिच को माना जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है त्रिच कहानी की केंद्रीय घटना का संबंध किससे है? तो त्रिच कहानी का जो केंद्रीय घटना का संबंध है वो कहानीकार के पिता से। ये जो कहानी है वो लेखक के पिता से ही संबंध है इस कहानी का, लेकिन पढ़िएगा जरूर, बहुत अच्छा कहानी। अगर आप लोग 12th पास भी कर जाए फिर भी इसको कहानी की तरह पढ़िएगा, जिस तरह से लोग कहानी पढ़ते हैं ना कभी कभी, वैसे पढ़िएगा जरूर। अगला क्वेश्चन है त्रिच किस प्रकार की रचना है? तो त्रिच जो है ये आधुनिक त्रासदी रचना है। किस प्रकार की रचना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो त्रिच जो है ये आधुनिक त्रासदी कहानी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, और ये कंप्लीट हो गया, 296 नंबर है ना, हाँ कंप्लीट हो गया हमारा 12 चैप्टर। चलिए अब लास्ट चैप्टर बच गया, आपको बताया 2 घंटा से पहले हो जाएगा, 1 घंटा 35 मिनट है, यानी 40-45 तक आपका कंप्लीट हो जाएगा 13 चैप्टर। लास्ट चैप्टर है, इसको कर लीजिए, उसके बाद आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। समझ गए होंगे पूरा अच्छे से, ये तो मुझे पूरा विश्वास है, समझ तो गए होंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता कि समझे नहीं होंगे। बस अब ये एक ही प्रॉब्लम बचेगा, वो प्रॉब्लम ये है कि भूल जाइएगा। क्या भूल जाएगा? तो जितना क्वेश्चन पढ़े उसको। लेकिन अगर आप लोग उस PDF को पढ़ लेते हैं अच्छे से, अगर PDF नहीं भी लिए कोई बात नहीं, आप इसको वीडियो को 3-4 बार देख लीजिए, लेकिन अगर PDF लेकर पढ़ेंगे तो और अच्छा रहता। उसको बार-बार बस रिवाइज कर लीजिए, पढ़ लीजिए, बस हो गया। उसके बाद आपका ऑब्जेक्टिव कंप्लीट। अब गद्यखंड में कहीं से भी कुछ भी पूछ ले, इसके बाहर तो कहीं नहीं जा सकता, इतना तो हो ही नहीं सकता, समझ गए? तो चलिए चैप्टर 13 शुरू करते हैं। चैप्टर 13 जो है वो शिक्षा है, समझ गए? ये जो कि शिक्षा शास्त्र है, कहीं पर आपको शिक्षा शास्त्र दिखेगा, कहीं पर निबंध दिखेगा, जो दिखेगा लगा दीजिएगा टिक।
और ये है इसके लेखक कौन, तो जे कृष्णमूर्ति जो है इसके लेखक हैं। अब जे कृष्णमूर्ति की बात करें कि जे कृष्णमूर्ति के बारे में थोड़ा देख ले कि इनका जन्म कब हुआ था। तो जे कृष्णमूर्ति जो है इनका जन्म हुआ था 12 मई 1895 को। और इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी, तो मृत्यु के डेट से ज़्यादा इनका मृत्यु कहाँ पर हुआ था वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मृत्यु हुई थी 17 फरवरी 1986 को और हुई थी ओजे जो कि कैलिफोर्निया में, इसको याद रखिएगा, समझ गए। अब जब मृत्यु हुई है तो जन्म स्थान कहाँ पर है, तो मृत्यु के बाद जन्म की बात करते हैं तो मदनपल्ली चित्तूर जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है, यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। इनका पूरा नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम था जिद्दू कृष्णमूर्ति और इनकी माता का नाम था सजीवम्मा, समझ गए। माता का नाम क्या था, तो सजीवम्मा था और इनके पिता का नाम था नारायण जिद्दू। जे कृष्णमूर्ति का पूरा देख लिया थोड़ा सा, समझ गए। चलिए अब इनकी थोड़ी सी एक और चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि ये जब 10 वर्ष की थी उसी समय इनकी माँ की मृत्यु हो गई। जब जे कृष्णमूर्ति 10 वर्ष की अवस्था में थे उसी समय इनकी माता की मृत्यु हो गई थी। और स्कूल में और शिक्षकों में घर पर पिता के द्वारा बहुत ज़्यादा पीटे गए थे। होते हैं ना बदमाश बच्चा जो स्कूल में सर के द्वारा, घर पर पिताजी के द्वारा बहुत ज़्यादा पीटे गए थे, वैसे बच्चे थे। बचपन से विलक्षण मानसिक अनुभव के थे, यानी कि बचपन से एकदम होशियार थे, समझ गए। तो इतना तो आप समझ गए जे कृष्णमूर्ति के बारे में। अब इसका क्वेश्चन शुरू कर लेते हैं 297 नंबर क्वेश्चन से। थोड़ा सा और वेट कर लीजिए, थोड़ा सा और पढ़ लीजिए, उसके बाद आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। जे कृष्णमूर्ति की इनमें से कौन सी रचना है, 4 ऑप्शन में से आपको बताना है, तो पता ही होगा, शिक्षा है, थोड़ा सा पिछला समझ लीजिए, रोज पता है, आज्ञा की है, बातचीत बालकृष्ण मठ की, संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण की। बचपन में किस वातावरण में रहना आवश्यक है, तो बचपन में जो है किस वातावरण में रहना आवश्यक है, तो स्वतंत्र वातावरण में रहना बचपन में आवश्यक होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा जिंदगी का क्या अर्थ है। तो जिंदगी का अर्थ क्या होता है, कई बार पूछ लेता है ना कोई, जिंदगी का हमारा अर्थ क्या है, तो सत्य की खोज करना, ये जिंदगी का अर्थ है। शिक्षा पाठ के अनुसार हो सकता है आपके अनुसार, मेरे अनुसार, किसी और के अनुसार जिंदगी का अर्थ अलग अलग हो, लेकिन शिक्षा पाठ के अनुसार जिंदगी का अर्थ है सत्य की खोज करना। अगला क्वेश्चन है जे कृष्णमूर्ति के अनुसार मानव के विचारों को, उसके संबंधों तथा उसके प्रेम को कौन नष्ट कर सकता है, किसके अनुसार, तो जे कृष्णमूर्ति के अनुसार। तो भय जो है ना, ये भय मानव के क्या कर सकता है, संबंध को, प्रेम को, सब कुछ को नष्ट कर सकता है। बस मनुष्य के विचार को, सबको नष्ट कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ एक भय। अब पढ़ेंगे क्यों नहीं, कुछ अगर जैसे क्वेश्चन कहीं पर हम देखते हैं कि उसमें इसमें 100 क्वेश्चन है, बहुत टाइम लगेगा, नहीं पढ़ते हैं। क्या मतलब क्या है, एक भय आया और आपको नहीं पढ़ने दिया, मतलब आपका टाइम खराब कर दिया। कोई काम करना चाहता है, फिर सोचता है ये काम होगा कि नहीं होगा, तो वही जो करने वाला होता है वो कर लेता है, लेकिन क्या करता है कई लोग नहीं करते, तो किस कारण से नहीं करते, तो भय से नहीं करते। यानी कि जे कृष्णमूर्ति के अनुसार मानव के विचार को, उसके संबंध को, उसके प्रेम को नष्ट एक ही चीज कर सकता है और वो है भय। अगला क्वेश्चन है जे कृष्णमूर्ति के अनुसार संपूर्ण विश्व किसके ओर अग्रसर है। तो जे कृष्णमूर्ति के अनुसार संपूर्ण विश्व जो है नाश की ओर अग्रसर है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जे कृष्णमूर्ति का जन्म कहाँ हुआ था। तो जे कृष्णमूर्ति जो है इनका जन्म हुआ था आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा माँ की मृत्यु के समय जे कृष्णमूर्ति कितने वर्ष के थे, क्या बताए थे ऊपर, 10 वर्ष के थे। अगला क्वेश्चन है हमारा जे कृष्णमूर्ति की शिक्षा कृति क्या है। तो ऊपर बता चुके ना कि ये एक भाषण नहीं, निबंध है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, स्वभाषण और निबंध। इसका निबंध भी ऑप्शन में अगर दोनों रहता तो दोनों, लेकिन पहले स्वभाषण लगाएंगे। जे कृष्णमूर्ति की जो शिक्षा कृति है ये स्वभाषण है। निबंध भी अगर ऑप्शन में दोनों रहे ना, ऐसा स्वभाषण और निबंध दोनों, तो दोनों लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है मेधा कहाँ नहीं हो सकती। तो जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं हो सकती। यहाँ यानी कि ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, तो जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं हो सकती। अगला क्वेश्चन है लेखक के अनुसार कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण कर लेने से कहीं ज़्यादा कठिन होता है जीवन को समझना। अब कोई एक परीक्षा क्या होता है ना, कभी कभी देखते हैं कई सारे नेता होते हैं, वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, लेकिन फिर वो बहुत ज़्यादा ऐसा पद पर होते हैं जहाँ पर उनके सामने बड़े बड़े IAS ऑफिसर उसके क्या होते हैं, असिस्टेंट होते हैं। तो क्या होता है कि सब कुछ परीक्षा उत्तीर्ण कर लेने से ही नहीं होता है, जीवन को भी समझना पड़ता है। तो ज़्यादा मुश्किल क्या होता है, पढ़ाई करना या जीवन को समझना। तो जीवन को समझना ज़्यादा मुश्किल होता है, समझ गए। पढ़ाई तो बहुत ज़्यादा कई लोग कर लेते फिर भी वो उतने समझदार नहीं होते जितने की कोई, जब देखिएगा गाँव में ही होगा जो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं होगा लेकिन फिर भी समझदार होगा, लेकिन एक ऐसा भी व्यक्ति होगा जो ज़्यादा पढ़ा लिखा होगा लेकिन समझदार नहीं होगा। तो वही यहाँ पर बात है कि कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण कर लेने से कहीं ज़्यादा कठिन होता है जीवन को समझना। लेखक के अनुसार सच्ची शिक्षा हमें क्या देती है। तो लेखक जो है जे कृष्णमूर्ति, उनके अनुसार सच्ची शिक्षा जो है हमें व्यापकता देती है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द फर्स्ट एंड द लास्ट फ्रीडम किसकी कृति है। BVI नोट कर लीजिए, लगा लीजिए जैसे कीजिए, लेकिन अच्छे से याद रखिएगा जे कृष्णमूर्ति की कृति है द फर्स्ट एंड द लास्ट फ्रीडम। अगला क्वेश्चन है साम्यवादी किससे लड़ रहे हैं। तो साम्यवादी जो है वो लड़ रहे हैं पूंजीपति से। साम्यवादी किससे लड़ रहे हैं, तो पूंजीपति से लड़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है जे कृष्णमूर्ति का जन्म तो आपको बता चुके हैं 12 मई 1895 को हुआ था। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम, ये भी आपको ऊपर बता चुके हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम था जिद्दू कृष्णमूर्ति।
ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा 312 नंबर क्वेश्चन को, कि लीड बेटर जो थे ये विश्व शिक्षक के रूप में किसे देखते थे। तो लीड बेटर यहाँ पर लोड है लिखा हुआ है, तो लोड नहीं होगा, लीड होगा, समझ गए, लीड बेटर विश्व शिक्षक के रूप में किसे देखते थे। तो जे कृष्णमूर्ति को लीड बेटर जो थे वो विश्व शिक्षक के रूप में देखते थे। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जे कृष्णमूर्ति की इनमें से कौन सी रचना है। 4 ऑप्शन में सबको बताना है, तो 4 ऑप्शन में से हो जाएगा रोज ये तो बताने की कोई जरूरत ही नहीं, शिक्षा पता ही होगा आप लोगों को। अगला क्वेश्चन करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट एंड द लास्ट फ्रीडम किसकी कृति है। ऊपर बता चुके हैं, जे कृष्णमूर्ति की। अगला क्वेश्चन है हमारा, जे कृष्णमूर्ति के संबंध में कौन सा तथ्य जो है वो सही है। तो प्राय बोलते थे, स्वभाषण करते, तो बोलते थे और स्वभाषण करते थे, ये जो तथ्य है, ये जो बात है, ये बिल्कुल सही है जे कृष्णमूर्ति के संबंध में, जे कृष्णमूर्ति के बारे में। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा पाठ के रचयिता, अब बोलने की कोई जरूरत बची नहीं है इतना के बाद। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जे कृष्णमूर्ति का जन्म किस राज्य में हुआ था, ये बताइए। जे कृष्णमूर्ति का जन्म हुआ था, बता चुके ना, मदनपल्ली चित्तूर, जो कि कहाँ पर पड़ता है, तो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। तो ये ऑप्शन कहाँ पे है, तो ऑप्शन में है ए, आंध्र प्रदेश। चलिए, और इसके बाद क्वेश्चन शायद नहीं होना चाहिए, ये देख लेते हैं, हाँ नहीं है, यानी कि आपका क्या हो गया, 317 नंबर क्वेश्चन कराएं, टाइम लगा 1 घंटा 42 मिनट और आपका कंप्लीट हो गया 13 चैप्टर, जो कि गद्यखंड का था, 13 चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब इसके बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, इतना विश्वास कर लीजिए, समझ गए ना। अब आपको क्या क्या करना है, या तो आप इस वीडियो को 3-4 बार देख लीजिए, लेकिन उससे ज़्यादा बेनिफिट होगा आप PDF को अच्छे से पढ़ते रहिए, क्योंकि उसको बार बार पढ़ सकता है, वीडियो को क्या होगा, कभी चलेगा नहीं चलेगा, उसको बार बार देखना पड़ेगा, टाइम भी ज़्यादा लगेगा। इसमें क्या PDF में रहेगा, आपको जो क्वेश्चन अच्छा आता है उसको ऊपर करते जल्दी जल्दी चलेगा, समझ गए। इसलिए PDF लीजिएगा, उसको अच्छे से पढ़िएगा, बार बार रिविजन करिएगा, जब तक एग्जाम नहीं होता है बार बार उसको रिवीजन करते रहेगा। उसके बाद अगर अच्छे से कर लेते हैं, उसमें गद्यखंड काव्यखंड सब है, लेकिन अभी जो PDF आपको बताएं इसमें सिर्फ गद्यखंड का था, समझ गए। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको काव्यखंड का करवाएंगे, तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ।